स्वागत है आपका पावर ट्रेन में। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़े हैं। भारतीय बाजार के लिए आज का सत्र कैसा रहेगा? कल पहली बार एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी मंगलवार के सेशन में हुई। वॉलेटिलिटी काफी हद तक देखने को मिली, लेकिन क्या वो वॉलेटिलिटी ही आगे बढ़ती हुई दिखेगी या भारतीय बाजार तेजी की तरफ खरीदारी का रुख वापस अपनाएंगे? क्योंकि इस हफ्ते की शुरुआत से वापस से कमबैक मार्केट में मोमेंटम जरूर देखने को मिला है। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन क्यूज की अगर बात करें, जहां 7 बजे करीब 70 अंकों की बिकवाली का दबाव नजर आ रहा था, इस वक्त गिरावट कम होती नजर आई और एटलीस्ट 50 अंकों की बिकवाली के साथ 24,637 के लेवल्स पर गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं। 24,550 के नजदीक कल निफ्टी क्लोज हुआ है। बिकवाली का दबाव टुवर्ड्स डाउनसाइड हावी होता दिखा था, लेकिन क्या 24,600 और उसके पार की कूच कर पाएगा निफ्टी आज? क्या ब्रॉडर मार्केट्स में भी मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स वाइज रणनीति बनती हुई दिखेगी? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं आपको बताने हैं। साथ साथ आपके लिए स्ट्रैटेजी आज बिल्टअप करनी है, खबरों वाले शेयर्स है और रिसर्च है। पावर पैक 2.5 घंटे के लिए तैयार हो जाइए। पावर ट्रेड, मार्केट लाइव, मार्केट के महारथी, 10 का बाजार, कमोडिटी मार्केट का अपडेट 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ईटी नाउ स्वदेश पर आप देख पाएंगे। चलिए बाजार की बड़ी बातों के साथ शुरुआत करते हैं, उसके बाद एक एक एलिमेंट्स आपके सामने रखते हैं। बाजार के लिए इस वक्त के बड़े संकेत, तो सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट संकेतों में एक है जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक। काफी इंपॉर्टेंट है ये बैठक, क्योंकि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पर पीएम मोदी ने जो अनाउंसमेंट की थी, उससे ठीक बाद जीएसटी दरों में सिर्फ 2 दरों पर फैसला होता हुआ दिखेगा और दरों में कटौती सहित 12% और 28% के स्लैब खत्म करने पर भी मोहर लग सकती है। तो जीएसटी काउंसिल की इस इंपॉर्टेंट बैठक पर खास तौर से नजर रखेंगे हम, और जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के ठीक बाद जीएसटी के लिए ऐतिहासिक दिन रहने वाला है, जहां पर मुख्य तौर पर 2 दरें 5% और 18% पर मोहर लगती दिख सकती है। इसके अलावा विदेशी बाजार से संकेत कमजोरी वाले हैं। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान के साथ गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस दिखा रहा है। यह अमेरिकी बाजार में बिकवाली का दबाव कल के सत्र में नजर आया और साथ साथ एशियाई बाजार की चाल भी मिलीजुली टुवर्ड्स डाउनसाइड देखने को मिली है। भारतीय बाजार में थीम्स और सेगमेंट्स ढेर सारे हैं जिस पर लगातार फोकस है, और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोचेस कल के सत्र में भी हमने देखे और आज भी न्यूज फ्लोज के चलते इटर्नल का स्टॉक, फूड डिलीवरी स्पेस खास तौर से फोकस रेडार पर रहेगा। जोमैटो ने प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी की है 20% की, जहां 10 रुपए प्लेटफॉर्म फी लग रही थी, अब 12 रुपए प्लेटफॉर्म फी लगती दिखेगी, और ये भी फेस्टिव सीजन के साथ साथ बढ़त। पिछले साल भी इसी तरह का ट्रेंड और बढ़ोतरी की गई थी इटर्नल की तरफ से, और इस साल भी ये बढ़त है। इसका इम्पैक्ट फूड डिलीवरी स्पेस इटर्नल पर तो दिखेगा ही, लेकिन साथ साथ स्विगी पर भी किस तरह का इम्पैक्ट आता है, इस पर खास तौर से पूरे थीम, पूरे स्पेस पर फोकस रहेगा। और टैरिफ को लेकर लगातार बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आती हुई दिख रही है, और इसी कड़ी में भारत पर 50% से टैरिफ घटाने पर विचार नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान आता हुआ दिखा है। भारत पर टैरिफ घटाने के मूड में नहीं है, और उनका ये भी कहना है कि भारत के उच्च टैरिफ के चलते दोनों देशों में व्यापार असंतुलित हुआ है। रशिया से तेल खरीदकर भारत ने रूस की इकोनॉमी को सपोर्ट किया है। ट्रंप की तरफ से लगातार टैरिफ को लेकर टेंशन्स और बयानबाजी, भारत पर भी बयान आते हुए दिखे हैं, लेकिन भारत इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए ग्रोथ की तरफ, विकास की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ता हुआ। बाजार के बड़े संकेत आपके लिए। बड़े संकेत जो हैं, लेकिन एक संकेत जो है, जो हमारी आपकी थाली से जुड़ी है, हमारी आपकी जेब से जुड़ी है मानसी, पहले उसकी बातचीत कर लेते हैं। देखिए त्योहार चल रहे हैं और ट्रंप ने वैसे ही मूड खराब कर रखा है। गुड मॉर्निंग। और ये जोमैटो ने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है, तो थोड़ी सी देखते हैं। निवेशक तो खुद खुश होंगे कि कंपनी की कमाई बढ़ने वाली है, लेकिन जो कंज्यूमर हैं, जो त्योहारों में थोड़ा उम्मीद करते हैं कि नहीं खर्चे जम के करें, खाए पिए, बाहर घूमे फिरें, उनके लिए थोड़ी सी टेंशन जरूर है। क्या कहेंगे आप? और इनफैक्ट ये लास्ट ईयर भी इसी तरह ट्रेंड था। लास्ट ईयर 7 रुपए थे इनके प्लेटफॉर्म फी, और 7 रुपए से इसी फेस्टिवल के दौरान उन्होंने 10 रुपए फीस में बढ़ोतरी की थी। और इस वक्त फिर से टुवर्ड्स फेस्टिवल सीजन चल पड़ा है। फेस्टिवल सीजन यहाँ से तो अब आगे और फेस्टिविटीज शुरू हो जाएंगे,
10 रुपए से 12 रुपए कर दिए हैं। सही कहा आपने कि निवेशकों के लिए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए ऑफ कोर्स कंपनी का बिजनेस और बिजनेस में बढ़ोतरी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, लेकिन हाँ, कंज्यूमर्स के लिए फेस्टिव सीजन के दौरान इस तरह की बढ़ोतरी जो है उनकी पॉकेट, उनकी जेब के लिए एक कंसर्न तो साबित होती दिखेगी। लेकिन हाँ, इटर्नल और साथ साथ स्विगी के स्टॉक प्राइस में आज किस तरह के मूवमेंट आते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर ये स्टॉक्स और फूड डिलीवरी स्पेस आता है तो इसे हम हमारे व्यूवर्स के सामने रखेंगे। अभिषेक, नहीं, डेफिनेटली देखिए, कल भी हमने देखा कि इटर्नल में तेजी दिखी और स्टॉक जो है अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ये कमाई बढ़ती है तो ठीक है। मैं कहता हूं ना कि इसको ना आप आराम से बढ़िया ऑर्डर कीजिए खाना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जोमेटो का शेयर खरीद के रखिए, ये भी एक हेजिंग का तरीका इन लाइटर वे हो सकता है मानसी। लेकिन चलिए डोनाल्ड ट्रंप पर लौटते हैं। और ट्रंप ने फिर से वही घिसी पिटी बातें थोड़े से नए सोशल मीडिया पोस्ट में डाल के सामने रख दी हैं। और मतलब कह सकते हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब ट्रंप एक रिरियाते हुए एक रिक्वेस्ट वाली मुद्रा में आ गए हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन भारत ने काफी टाइम से ट्रेड इम्बैलेंस कर रखा है। हम पर ज्यादा टैरिफ लगाया, हम वहां पर एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे थे, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, वो तमाम चीजें ट्रंप ने कहा है। और आखिर में थोड़े लेटेस्ट एक पोस्ट में यह भी कहा है ट्रंप ने कि भारत पर हम 50% टैरिफ को घटाने पर विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इम्बैलेंस है ट्रेड को लेकर। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा, बार बार वो रूस वाला मुद्दा भी लेकर आते हैं कि रूस के साथ हम जो तेल खरीद रहे हैं, ट्रंप ने कहा कि इससे रूस की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी हुई है ना कि रूस ने थोड़े से और डिस्काउंट पर क्रूड देने का ऑफर किया है। तो ये ब्रिक्स देशों ने भी ये ठान ली है कि नहीं, ट्रंप के जो घाव है ना उस पर मिर्च लगाते रहेंगे। अब थोड़ी अनिश्चितता है ग्लोबल बाजारों में, भारत की तरफ से कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप परेशान है। और ट्रंप के जो सलाहकार हैं, ट्रंप के जो मंत्री हैं, वो सलाहकार चाहे पीटर नोवारो हो या फिर स्कॉट बेसेंट हो, उनके वित्त मंत्री, उनकी तरफ से भी कुछ कुछ बयान आते रहते हैं। अब ठीक है, बाजार भी अब डील कर रहा है, अनिश्चितता रहेगी जब तक ये अनिश्चितता वाले बयान आते रहेंगे। लेकिन देखते हैं कि आज का सत्र क्या होता है। आज हमारे लिए अपने ट्रिगर काफी अहम होंगे और वो होंगे जीएसटी काउंसिल की बैठक से। तो कंजम्पशन वाले शेयर फोकस में रहेंगे। लेकिन मानसी, एक बार बताइए कि ग्लोबल क्यूज किस तरह के हैं आज सुबह में और संकेत कैसे दिखाई दे रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए? अभिषेक, गुड मॉर्निंग। डोनाल्ड ट्रंप परेशान है क्योंकि उन्होंने परेशान होने वाला काम किया है। जिस तरह से उन्हें अक्रॉस द ग्लोब टैरिफ इम्पोज किए और उसके ठीक बाद अब कब तक टैरिफ सिचुएशन को लेकर ही परेशान होते रहेंगे देश और दुनिया के बाजार। और इसीलिए ये टैरिफ वाली सिचुएशन को दरकिनार करते हुए बाजारों ने आगे बढ़ना, एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स ने आगे बढ़ना तो शुरू कर दिया। वैसे भी सिचुएशन वैसी थी नहीं कि यूएस मार्केट या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करेंगे और उस पर हमें असर पड़ता हुआ दिखेगा। ऑफ कोर्स नी-जॉक रिएक्शंस जरूर दिखें, लेकिन भारतीय बाजार के अपने तेजी के ट्रिगर्स हैं। कई सारे इवेंट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, डेटा, स्टैटिस्टिक्स अगर देखें, भारतीय बाजार अपने दम पर भी काफी आगे बढ़ रहा है। तो ये टैरिफ वाली सिचुएशन जो है इतना परेशान नहीं कर सकती और कब तक करेगी। 2 अप्रैल से सिलसिला चला था और ये चलता ही जा रहा है। अब ट्रंप ताज़ा बयान फिर से वही दे रहे हैं कि टैरिफ को लेकर भारत के साथ वैसे तो रिश्ते हमारे अच्छे हैं, लेकिन टैरिफ को लेकर कंसर्न्स हैं। 50% टैरिफ जो है उसे घटाने की सोच नहीं रहे हैं। और लगातार मैं ये बात बता रही हूँ कि किसी भी देश का राजनेता जो है वो अपने देश को गाइड कर सकता है, अपने देश के लिए डिसीजंस ले सकता है, लेकिन रशिया को लेकर ट्रंप की टिप्पणी भारत पर जो है किसी और देश के डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और यही एक चीज़ है। फाइनली अब डोनाल्ड ट्रंप को भी शायद ये समझ आ रहा है और बयानबाजी एक के बाद एक कर रहे हैं, लेकिन अब सिचुएशन जो है हाथ से बिल्कुल निकल चुकी है और इस वक्त हमारे पास कई सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर हमें काम करना है। जीएसटी काउंसिल की बैठक सबसे इम्पोर्टेंट वन जिस पर नज़र है, लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों की जहां हम बात कर रहे हैं, कमजोरी है आज। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स दिखा रहे हैं। अमेरिकी बाजार की बात करें, मिला जुला कारोबार फ्यूचर्स में नजर आ रहा है, लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार से कमजोर संकेत नजर आए। टैरिफ पर अनिश्चितता से बाजारों में 2 दिन से कमजोरी हावी हो रही है। यूएस के मार्केट्स में डाउ जोन्स में उतार चढ़ाव के साथ ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स के साथ क्लोजिंग
दिखी। टेक्नोलॉजी हैवी स्पेस नैस्डैक में भी गिरावट नजर आई और टेक्नोलॉजी हैवी स्टॉक्स और स्क्रिप्ट्स में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। निचले स्तरों पर क्लोजिंग एनवीडिया का शेयर करीब 2% फिसला है। अमेजॉन, एप्पल, ये सारे के सारे लार्जर प्लेयर्स में वहां पर गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने से भी अमेरिकी बाजारों पर खास तौर से दबाव है। एक इंपॉर्टेंट रीजन राशनल बॉन्ड डील में बढ़ोतरी है, जिसके चलते हम देख रहे हैं अमेरिकी बाजार पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। 10 साल की बॉन्ड डील की अगर मैं बात करूं 4.27% है। 30 साल की यील्ड 4.97% तक पहुंचती हुई दिखी है। अब आ जाते हैं एशियाई बाजार की तरफ। अमेरिकी बाजार के लिए जो आगे के ट्रिगर्स हैं वो भी हम लगातार आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं। एशियाई बाजार में मिले जुले संकेत हैं। हल्का फुल्का तेजी का मोमेंटम निकई में आप पाएंगे। कमजोरी की अगर बात करें कोरिया के कॉस्पी में कल की तेजी के बाद आज सपाट कामकाज देखने को मिला है। निकई में भी इनफैक्ट कल तेजी थी, आज के सत्र में बिकवाली हाथ लगी है। इसके अलावा अन्य संकेतों की अगर बात करें, धरे घटने की उम्मीद से सोने चांदी में शिखर रिकॉर्ड लेवल्स पर कामकाज देखने को मिला है। चाहे विदेशी बाजार हो या फिर घरेलू बाजार हो, गोल्ड सिल्वर शाइनिंग मोमेंटम दिखा रहे। सोने चांदी की चमक जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि यहाँ से फर्दर अपसाइड नजर आ सकती है। डॉलर में नरमी, राजनीतिक आर्थिक जोखिम से भी सोने चांदी को काफी हद तक सपोर्ट, सुरक्षित निवेश के तौर पर जो हम बात करते हैं, सेफ हेवन की चाल की जो हम बात करते हैं, गोल्ड सिल्वर में रिफ्लेक्ट हो रही है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड $69 बैरल, US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.27% और डॉलर इंडेक्स 98 के लेवल्स पर फिलहाल आप देख पाएंगे। सो ऑल इन ऑल कमजोर संकेत है। कोई बड़ा ट्रिगर एक्शन नहीं है या कोई बड़ी सपोर्ट सिस्टम डेवलप नहीं हो रही है विदेशी बाजार से, लेकिन भारतीय बाजार की अपनी चाल पर हमें नजर रखनी होगी और भारतीय बाजार की ही तरफ आगे बढ़ते हुए विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशकों के ट्रेंड को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजी वाइज भी कामकाज करेंगे। लगातार अभिषेक कई सेशन से एफआईएस की बिकवाली का रुख जारी है। एफआईएस की वापसी का इंतजार करते करते अब थक गए हैं, लेकिन एफआईएस वापसी नहीं कर रहे हैं। बिकवाली एक हाथ सेशन में अगर खरीदारी के ट्रेंड आ भी जाते हैं, बड़ा छोटा क्वांटम होता है। अब पिछले कुछ सेशंस के ट्रेंड भी स्क्रीन पर लाएंगे और ताज़ा बिकवाली कैश मार्केट में अगर देखें, एफआईएस ने 1159 करोड़ की है और उसके ठीक सामने डीआईएस लगातार कन्वेक्शन दिखाते हुए 2549 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में भी की है। और टुवर्ड्स अगर देखेंगे सेशन वाइज क्रम अनुसार, तो वहां पर भी डीआईएस की खरीदारी का ट्रेंड नजर आ रहा है। सो एफआईएस डीआईएस के एक्शन के साथ साथ भारतीय बाजार के लिए स्ट्रैटेजी किस तरह से बिल्टअप की जाए। मानसी देखिए, आज के लिए ना थोड़ा सा ना ट्रिकी सेशन है और हम ये भी कहेंगे कि आज का सैंडविच सेशन है। और मंगलवार को हम आमतौर पर वोलेटिलिटी देखते हैं और कल हमने फिर से बाजार में वो चीज़ देखी है। फर्स्ट हाफ की तस्वीर कुछ अलग थी। सेकेंड हाफ में बाजार ने पूरी की पूरी ना सिर्फ गेंस गंवाए, बल्कि निफ्टी बैंक ने कुछ अहम सपोर्ट को भी तोड़ा और गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। तो एक सत्र के बाद फिर से वही अनिश्चितता, वही नेगेटिविटी का माहौल बाजार में लौटते हुए दिखा है। हालांकि आज अगर आप देखेंगे तो जीएसटी काउंसिल की बैठक तो है, लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऐसा कुछ बहुत सरप्राइजिंग मुझे नहीं लगता है कि आएगा जिसका बाजार को अंदाजा नहीं है। हम चीज़ों को पहले ही डिस्कस कर रहे हैं। जब 2 स्लैब अगर होने वाले हैं तो हम अंदाज़ा लगा चुके हैं कि एफएमसीजी हो गया, टॉयलेटरीज हो गया, सीमेंट हो गया और भी कुछ चीज़ें हैं जो कंजम्पशन से रिलेटेड हैं, उनके दाम घटेंगे, उन पर जीएसटी दरों में कटौती की जाएगी। अब ये एक्चुअल इंपैक्ट आने में थोड़ा सा समय लगता है इकोनॉमी में, तो आगे के आगे देखेंगे। लेकिन बाजार ने काफ़ी हद तक उसका अंदाज़ा लगा लिया है। और आप ये भी ध्यान रखिए मानसी कि जब पहली बार पीएम मोदी ने उसका ऐलान किया था तो निफ्टी का लेवल था 24,630। अभी निफ्टी कहां पर है? अभी हम देख रहे हैं निफ्टी को अभी स्ट्रगल करेगा कि क्या 24,500 का लेवल बचेगा नहीं बचेगा। हम आज भी मतलब 15-17 दिन के बाद भी हम आज भी वही संघर्ष कर रहे हैं। तो ये बाजार के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय है। मेरा मानना है कि कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, बट एक्चुअल वो मार्केट के लेवल्स में कितना ट्रांसलेट होगा, क्योंकि बाजार हम देख रहे हैं कि तमाम डेटा को डिस्काउंट कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। पहले हमने देखा कि जीडीपी के अच्छे नंबर आए, बाजार ने कोई खास रिएक्शन उस चीज को लेकर दिया नहीं। एक सत्र की तेजी होगी, बाजार फिर से हम देख रहे हैं कि कॉर्नर हो रहा है। जीएसटी कलेक्शन के अच्छे नंबर्स आए, बाजार ने उसको तवज्जो नहीं दी। पीएम मोदी के जीएसटी पर ऐलान के साथ साथ हमने देखा था कि S&P ग्लोबल का रेटिंग अपग्रेड आया था, बाजार ने उसको भी खास हमने देखा नहीं कि कोई तवज्जो नहीं दी। क्यों? क्योंकि अनिश्चितता का माहौल है।
ग्लोबली अनिश्चितता का माहौल है। अमेरिका में आप देखिए वहां पर भी अस्थिरता है और पिछले 2 दिन से लगातार गिरावट हो रही है और गिरावट की वजह यह है कि वहां पर देखिए बॉन्ड यील्ड फिर से स्पाइक अप होनी शुरू हो गई है। ये एक चिंता का विषय है। और अगर आपको थोड़ा और समझना हो कि जो लिक्विडिटी है, जो पैसे हैं, वो कहां पर मूव हो रही है, तो आप गोल्ड के प्राइसेस को देख लीजिए। $3600 के ऊपर के भाव निकल गए हैं सोने के। तो ये एक चिंता का विषय है। और इक्विटीज में पैसे कब आएंगे? देखिए पैसे तब आएंगे जब अमेरिका में बॉन्ड यील्ड सॉफ्ट होंगी, संभावना बनेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि पैसे आ ही जाएंगे, उससे संभावना बनेगी। और ये अब 17 सितंबर की बैठक है यूएस फेड की। देखते हैं कि 0.25% तो बाजार मान के चल रहा होगा, प्राइस में डिस्काउंटेड भी होगा। अब क्या सरप्राइज आएगा? क्या अगर इकोनॉमी की स्थिति, क्योंकि जॉब रिपोर्ट के आंकड़े आने वाले हैं शुक्रवार को, अगर वो थोड़े से नरम आते हैं तो शायद थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। बट सारी की सारी भविष्य के ये गर्भ में है, आगे देखना होगा। और माहौल हम कह सकते हैं कि थोड़े से ना आज के सत्र के लिए कमजोर हैं। मे बी लोअर लेवल से मानसी हो सकता है कि थोड़े से ट्रेडर एक्टिव हो जाएं। लेकिन कुछ खास ऐसा संकेत लग नहीं रहा है ब्रॉडर मार्केट की अगर हम बात करें तो। अगर आप ये देखिए, अगर कुछ संकेतों की अगर हम आज के सत्र में बात करें, एफआईज की बात कर रहे हैं। एफआईज थोड़ी बहुत हल्की शॉर्ट कवरिंग आती है, लेकिन एफआईज की तरफ से वो कन्विक्शन नहीं लौट रहा है। पिछले 2 महीने में हमने देखा है कि 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेट कैश में सेलिंग है एफआईज की ओर से। सितंबर की शुरुआत भी लैकलस्टर हुई है, लगातार 2 दिन की बिकवाली देख रहे हैं। डीआईज का सपोर्ट है, ये देखिए आपके लिए बहुत बड़ी राहत है। बड़ी राहत है क्योंकि एक धड़ा जो बाजार को लेकर बेरिश है, लेकिन हमारे जो घरेलू फंड्स हैं पैसे डिप्लॉय कर रहे हैं। और पैसे क्यों डिप्लॉय कर रहे हैं? क्योंकि एसआईपी का फ्लो अच्छा है। तो ये तो मतलब हमें भला हो हमारे घरेलू निवेशकों का, हम आप जैसे लोगों का जो एसआईपी में पैसे डालते हैं और वही पैसे फिर फंड मैनेजर बाजार में डाल रहे हैं, तो बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। अदरवाइज थोड़ी सी स्थिति चिंताजनक मानसी हो जाती। आज अब देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक से क्या संकेत निकल के आते हैं। अब अलग अलग चीजें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। कोई ठोस फैसले वाली चीज तो अब कल बैठक जब कंक्लूड होगी उसके बाद ही आएगी। वित्त मंत्री हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी की सारी जानकारी दें कि क्या फैसले लिए गए हैं, किन चीजों पर जीएसटी घटाई गई है। तो ये ट्रिगर बनेगा। लेकिन एफआईज की बिकवाली, गोल्ड का ऊपरी स्तर पर जाना, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड का स्पाइक अप होना, डाउ और नैस्डैक में लगातार दूसरे सत्र में गिरावट, एशियाई बाजारों की खस्ता हालत और भारतीय बाजारों में कल की कमजोरी और गिफ्ट निफ्टी ये 50 के नीचे, जो ज्यादातर जो संकेत हैं वो नेगेटिव हैं। क्या हम फिर से 25,347 का जो लेवल, जो रीसेंट लो है, क्या उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं? ये एक देखने वाली चीज जरूर होगी। इसके बारे में आगे हम एक्सपर्ट से भी बातचीत कर लेंगे। लेकिन संकेत बहुत ज्यादा कोई एक्साइटिंग नहीं लग रहे हैं। और मेरे हिसाब से अभी भी बाजार जो है ये सेल ऑन राइज का बाजार है। मुझे लगता है कि अगर 24,700 750 800 के रेंज में अगर निफ्टी जाता है तो वहां पर भी बेच के बाजार में पैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि इंडेक्स में थोड़ा मामला रिस्की है। पोजीशन को लाइट रखना चाहिए। इंडेक्स के बाहर जो स्पेस है, जहां खबरें आ रही हैं और जहां पर हम देख रहे हैं कि जीएसटी का सपोर्ट मिल सकता है, कंजम्पशन वाले शेयरों पर फोकस करके चलना चाहिए। और ये समय में मानसी कहता हूं कि देखिए, हम ट्रेडर्स की बात तो करते हैं, लेकिन निवेशकों के लिए ना ये पोर्टफोलियो बिल्ड करने का मौका है। क्योंकि जीएसटी के जो आउटकम होंगे, आपके लिए कई सारे ऐसे स्पेसेस होंगे जहां पर ऐसा नहीं कि 1-2 दिन, हफ्ते दिन, 10 दिन की तेजी होगी, नहीं, ये थोड़ी लंबी तेजी चलेगी। तो पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिहाज से अच्छा है। और ये सारे के सारे स्पेसेस जो आज दरें घटने की उम्मीद में फोकस में रहेंगे, हमारे सामने कंज्यूमर ड्यूरेबल, ईएमएस, रिटेल, फैशन अपैरल, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, सीमेंट, ये सारे सेक्टर आप अपने फोकस में, अपने रडार पर रख के चलिए। बाजार में कंसर्न्स हैं, लेकिन थीम वाइज, सेक्टर स्पेसिफिक अगर ढूंढेंगे तो कई सारे स्पेसेस और थीम्स आपको मिल जाएंगे और ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। 18 और स्वदेश लगातार वो सारी चीजें आपके सामने रखता है। जीएसटी घटने की उम्मीद से कहां कहां फोकस रहेगा, इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे कंजम्पशन बास्केट्स, जो कंजम्पशन से जुड़े स्पेसेस हैं, उन पर फोकस रहेगा। एफएमसीजी से शुरुआत करते हुए कंजम्पशन की जब हम बात करते हैं, उसमें ऑटोमोबाइल को भी ऐड करना है, उसमें फुटवेयर्स को भी, अपैरल को
भी, ट्रैवल, टूरिज्म, इन तमाम चीज़ों को एडअप करना है और जहाँ जहाँ कंजम्पशन नज़र आता है वहाँ पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा अगर जीएसटी में कटौती होगी और 2 दरें जिस पर फैसले की बात हो रही है उस पर मोहर लगती हुई दिखेगी। तो इम्पॉर्टेंट है ये इवेंट, लेकिन ये तमाम फैक्टर्स और ट्रिगर्स के साथ साथ ये भी नहीं भूलना है कि इस वक्त इंडिकेशंस जो हैं हर तरफ से जो आ रहे हैं, अगर ट्रेडर के लिहाज से देखेंगे तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर बाजार में उठापटक क्या कह सकते हैं कि टुवर्ड्स डाउनसाइड मूव्स नजर आ सकते हैं। अब आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी की रणनीति पर फोकस कर लेते हैं। कल के सत्र में निफ्टी कैसा रहा आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। शुरुआती तेजी के बाद गेंद सरेंडर होते नजर आए, बिकवाली का दबाव, लोअर कैंडल्स, स्मॉल बेयर टेरिटरी में कामकाज देखने को मिला। अभिषेक, आज के सत्र के लिए क्या कंसोलिडेशन एक्सटेंड होता दिखेगा और अगर हाँ तो फिर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर फोकस करना होगा हमें? मानसी, अगर हम पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं, देखिए अगर आप अहम डीएमएस को देखेंगे ना, डेली मूविंग एवरेजेस को, तो सिर्फ 200 दिन का डीएमए बचा हुआ है जिससे बाजार अभी दूर है। अदरवाइज 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन सारे के सारे लेवल्स के नीचे बाजार कारोबार कर रहा है। सेम अगेन अगर आप निफ्टी बैंक में देखेंगे तो 200 दिन को छोड़ दें जो कि 52,926 पर है, 53,000 के थोड़ा सा नीचे। सारे के सारे लेवल्स को निफ्टी बैंक एक एक करके तोड़ता जा रहा है। और अगर आप रीसेंट हाई से देखेंगे तो निफ्टी बैंक आ गया है करीब करीब 2,500 पॉइंट नीचे। जी हाँ, 2,500 पॉइंट। बहुत ज्यादा पहले की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम रीसेंट हाई की बात करें निफ्टी बैंक की। तो स्ट्रक्चर जो निफ्टी का वीक हो रहा है ना, एक बड़ा विलेन निफ्टी बैंक है क्योंकि ये बैंकिंग शेयर सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं और ये बड़ा पेन पॉइंट है। देखिए एफआईज का पैसा कहां पर आता है? एफआईज का पैसा हम बार बार कहते हैं कि बैंकिंग में ज्यादा आता है, आईटी में ज्यादा आता है, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, ये कुछ सेक्टर से जहां पर ज्यादा आता है। अब एफआईज की आप लॉन्ग होल्डिंग देखिए कितने हैं, वो थोड़ा बढ़ के 9.5% के ऊपर गए थे इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग, वो घट के फिर से आ गई है 8% के आसपास ही। कल अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, कैश सब अगर क्लब कर दें तो करीब करीब 3200 करोड़ रुपए के आसपास के नेट सेलिंग है एफआईज की तरफ से। तो एक पेन पॉइंट है और बाकी इंडिकेटर्स भी थोड़े से कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं। अब चर्चा यह भी हो रही है कि क्या निफ्टी फिर से वहीं जाएगा जहां तक गिरा था। वो लेवल है 24,347 का और उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कल की अगर हम क्लोजिंग देखेंगे तो 24,579, लगभग 225 पॉइंट्स के आसपास की दूरी है। आज गिफ्ट निफ्टी ये 50 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। और कल के सत्र में मानसी हमने देखा कि सेकेंड हाफ मतलब थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस को शेक करने वाला रहा और उसमें कह सकते हैं कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। आप देखेंगे कि क्रूड आज ऊपर चला गया, सोना ऊपर है, तो बाकी जो एसेट क्लास हैं, मैं अगर किसी से पूछूं कि भाई बताइए अगर सोना चल रहा है और मार्केट डाउन है, साल भर में पैसे बने नहीं, आप पैसे कहां डालेंगे, तो बहुत ही स्वाभाविक सा रिएक्शन आएगा कि नहीं हम सोने में डालेंगे और वो दिख भी रहा है, लोग सेफर एसेट्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये बाजार के लिए थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। टैरिफ को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर अनिश्चितताएं परेशान कर रही है। ट्रंप के बयानों को लेकर देखिए हम थोड़ी सी हम अपने लिहाज से तलखी दिखा सकते हैं या फिर उनकी आलोचना हम कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि नहीं, आपका जो एक्सपोर्ट वाला मैटर है वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अब उसके चलते क्या होता है कि बाकी आपकी घरेलू इकोनॉमी में सरकार को अलग इंतजाम करने पड़ते हैं। जहां पर एक्सपोजर होता है एक्सपोर्ट वाली कंपनीज का, वो थोड़े पेन में आते हैं जिसमें बैंकिंग है। हालांकि एक रिपोर्ट आई है जेफरीज का, वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट नहीं आएगा, बट ये स्ट्रेन बना रहता है इकोनॉमी में। तो मुझे लगता है कि निफ्टी के लिए 24,450 से 24,500 की ये सपोर्ट रेंज है। देखते हैं कि इसको रेस्पेक्ट करता है निफ्टी या नहीं करता है। और रेजिस्टेंस का जो लेवल होगा 24,700 का, ये रेजिस्टेंस है आज के सत्र के लिए मैं देख रहा हूं। लेकिन अगेन मैं आज फिर से ही कहूंगा, ये गिफ्ट निफ्टी 50 नीचे देख के ना मतलब थोड़ा सा नेगेटिविटी आती तो है और मेरा मानना है कि ओपनिंग के बाद बाजार को आधा घंटा स्थिर होने दी और उसके बाद ही कोई फैसला लें। तेजी कब होगी मानसी, मैं बार बार रोज एक लाइन में रिपीट करता हूं कि 25,000 के ऊपर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ माहौल सुधरना शुरू हो गया है। कंफर्मेशन कब आएगा? 25,153 जो कि रीसेंट हाई है, उसके ऊपर जब निफ्टी निकलेगा तो आप मान के चलिए कि तेजी लौट आई है, अदरवाइज ये बाजार वोलेटाइल रहेगा। और मैं काफी टाइम की बात कह रहा हूं कि अब ये अनिश्चितता वाले माहौल में थोड़े से शॉर्ट करने के मौके हो सकते हैं। आज के सत्र का, कल के सत्र का वेट कर लीजिए, लेकिन निफ्टी अगर 24,750 24,800 की रेंज में अगर जाता है, हालांकि हाईली अनलाइकली है कि आज ये जाए, तो वहां पर आप निफ्टी को शॉर्ट करके पैसे बनाने के मौके खोज सकते हैं। तो बाजार वीक है, मे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत
स्विंग्स इंट्राडे में आए। अब ये जीएसटी काउंसिल की अपने लिए बहुत अहम बैठक है, लेकिन यहां से जो संकेत है भारतीय बाजार के लिए वो कुछ खास अच्छे अभी तो नहीं दिखाई दे रहे। मानसी, निफ्टी के लिए ये स्ट्रेटजी होगी। एब्सोल्युटली, निफ्टी के लिए 24,750 से 24,800 की रेंज में अगर निफ्टी जाए तो शॉर्ट्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर, यानी कि फर्दर डाउनसाइड भी नजर आ सकती है। और सीधे तौर पर ऑन दी फेस ऑफ इट अगर आप देखेंगे, जिस तरह के इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन में नजर आ सकते हैं, हो सकता है कि आज शुरुआत जो है धीमी होती हुई नजर आए। और कल की कमजोरी को भी हमें याद रखना है। कल की सत्र में भी सेकंड हाफ में बाजार ने सारे गेंस को सरेंडर कर ही दिया था और लिटरली 1 बजे के बाद हमने देखा कि टुवर्ड्स डाउनसाइड एक तरफा गिरावट का दौर देखने को मिला। अब जो तमाम ट्रिगर्स और फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखेंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक इंपॉर्टेंट इवेंट है ज़रूर, लेकिन उसके अलावा जो तमाम ट्रिगर्स फैक्टर्स हैं हो सकता है कि भारतीय बाजार में कंसर्न पैदा कर सकें। लेकिन निफ्टी के साथ साथ फोकस बैंक निफ्टी पर भी होना चाहिए। और बैंक निफ्टी जो है पिछले कई सेशन से कमज़ोर हो चला है। कंपैरिजन अगर करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स में भी कंपेयर करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तमाम इंडिसेस में बैंक निफ्टी की चाल जो है काफ़ी धीमी है। और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी काफ़ी हद तक कंसर्न्स हैं। और कुछ दिनों पहले सरकारी बैंक का खेमा लगभग हर दिन बिकवाली का दबाव झेल रहा था। हालांकि कल का एक सत्र ऐसा था जबकि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में और इन पर्टिकुलर सरकारी बैंक में एक मूव टुवर्ड्स अपसाइड हमने देखी ज़रूर। लेकिन कल के सत्र में बैंक निफ्टी की तस्वीर आपके स्क्रीन पर लाते हैं। 350 अंकों की बिकवाली वहां पर देखने को मिली। 53,661 के लेवल्स पर इंपॉर्टेंट लेवल्स अगेन तोड़ता हुआ बैंक निफ्टी टुवर्ड्स डाउनसाइड। ऐसा नहीं था कि शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद कल के सत्र में सेलिंग प्रेशर को लगातार सिग्नल करता हुआ बैंक निफ्टी फिर से एक ऐसा सेशन देख गया जहां पर बिकवाली थी। अभिषेक, कल का सत्र बैंक निफ्टी के लिए तो फर्स्ट हाफ में ठीक रहा, सेकंड हाफ में एब्सोल्यूट डाउनसाइड नजर आई। पिछले कुछ सेशंस में हमने उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अपसाइड डाउनसाइड के ट्रेंड्स देखे हैं। अब कल जैसे बाजार की तस्वीर थी, ठीक वैसी बैंक निफ्टी की भी तस्वीर एब्सोल्युटली नजर आई। फर्स्ट हाफ में गेंस, सेकंड हाफ में एब्सोल्यूट सरेंडर। मानसी, देखिए साफ तौर पर बाजार के लिए जो बड़ा विलन है ना वो निफ्टी बैंक ही है। परसों के सत्र में जब निफ्टी बैंक चला भी तो हमने यही कहा कि ये थोड़ी बहुत बाइंग आई तो है, लेकिन ये कोई कन्विक्शन वाली बाइंग नहीं है। निफ्टी बैंक देखिए थोड़ा सा चंचल है, थोड़ा शरारती बच्चा हम कह सकते हैं कि उथल पुथल ज्यादा होती है। 12 शेयर हैं इंडेक्स में और वेटेज वाला खेल भी है जिसकी हम चर्चा बार बार करते हैं कि 2 शेयरों का ही एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज 53% के आसपास का है। तो लेकिन कई बार ना क्या है ना, हमें शरारत भी अच्छी लगती है। अब ये पिछले 2 दिन का आप सेशन देखिए, बहुत ही नैरो रेंज में परसों बहुत हल्की सी तेजी आई थी। मुश्किल 54,000 के लेवल तक हम आए थे। कल हम इंट्राडे में थोड़ी बहुत बाइंग देख रहे थे, लेकिन कल हमने कहा था कि नहीं 54,200 का एक रेजिस्टेंस है। आप देखेंगे 54,160 के आसपास जाके निफ्टी बैंक रिवर्स हो गया। और कहां गया? रिवर्स होके थोड़ा नीचे नहीं गया, वहां से 500 पॉइंट टूट गया आखिरी के 1.5 घंटे में। तो स्ट्रक्चर बहुत वीक है मानसी, और बहुत परेशान किया है निफ्टी बैंक ने। रीसेंट हाई से 2,500 पॉइंट के आसपास की गिरावट हो गई है और कोई शेयर आपको चलता हुआ दिखेगा नहीं। हम बार बार ये कहते हैं और ये काफी हद तक सही है। देखिए जेफरीज ने भी कह दिया कि कोई ज्यादा एक्सपोजर नहीं है ये टैरिफ रिलेटेड सेक्टर्स का, रफली 4 से 6% के आसपास एक्सपोजर है और बड़े बैंक भी उसमें इम्यून है। फिर प्रॉब्लम है कहां पे, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप फेस्टिव सीजन के बीच में खड़े हैं, बाइंग आती है, ना तो बैंक चल रहे हैं, ना एनबीएफसी चल रहे हैं, ना क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी चल रही हैं। तो एज अ होल पूरे बीएफएसआई वर्टिकल को अगर आप देखेंगे तो वहां पर पेन दिख रहा है। थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं कि हाँ इंश्योरेंस में बाइंग हो रही है। एचडीएफसी लाइफ का शेयर थोड़ा सा चला हुआ है, लेकिन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे के सारे वीक हैं। सरकारी, ना तो सरकारी बैंक ना तो प्राइवेट बैंक कुछ नहीं चल रहे हैं और एक एक करके सारे के सारे सपोर्ट टूट रहे हैं। अब क्या 53,000 भी टूट जाएगा? अब इसकी चर्चा होने लगी है क्या? और अगर देखिए 2 पहिए हैं बाजार के लिए, अब एक पहिया इतना जाम अगर रहेगा, एक पहिया अगर घूमेगा ही नहीं, तो फिर बाजार में आप तेजी की उम्मीद कैसे करेंगे? कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है। एचडीएफसी बैंक हम देख रहे हैं कि 950 रुपए के नीचे है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो वो आपको शेयर दिखाई देगा 1400 रुपए के नीचे। एसबीआई देखेंगे 800 रुपए से थोड़ा चलता है, फिर से शेयर नीचे आ जाता है, तो थोड़ी दिक्कत है। और अगर हम डेली मूविंग एवरेजेस की बात करें मानसी, तो आप देखिए जो 20 डे का डीएमए है ना वो 55,000 है। ये मैं थोड़ा सा ट्रैक करता हूं इसको ज्यादा। मेरा मानना है कि जब तक 55,000 नहीं आता है आपको निफ्टी बैंक में बेयर रहना है।
उछाल जो आए, ट्रस्ट नहीं करना है, सेल ऑन राइज करना है निफ्टी बैंक में, और कन्विक्शन को तभी बढ़ाना है जब 55,000 का लेवल फिर से अचीव हो जाएगा। मतलब एक तरफा तेजी का आप उम्मीद तब करें, अदरवाइज हो सकता है कि इन बिटवीन आपको तेजी मिले, थोड़े लोगों के पैसे बन जाए। अदरवाइज माहौल साफ तौर पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है निफ्टी बैंक के लिए। तो मेरा मानना है कि निफ्टी बैंक से दूर रहे तो बेहतर है। 53,000 एक अगला सपोर्ट है। 54,000 का लेवल मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस होगा। ये 1000 पॉइंट की रेंज, थोड़ी मैं बड़ी रेंज दे रहा हूं। देखते हैं कि निफ्टी बैंक स्टेबल होता है नहीं होता है। बाइंग आनी तो चाहिए, काफी ज्यादा बिकवाली हो गई, लेकिन वो क्यूज आ नहीं रहे हैं। रुपया एक और टेंशन बना हुआ है। रुपया हम देख रहे हैं कि 90 की तरफ बढ़ रहा है। 88.3 तक तो पहुंच ही गया था रुपया, और पिछले अगर महीने भर की बात करें तो करीब करीब 1.25% रुपया कमजोर हो गया है। ये अगेन एक प्रॉब्लम वाला एरिया है। तो ये तमाम चीजें हैं। आप देखते हैं कि 55,000 का लेवल कब तक आता है, तब तक आप वेट एंड वॉच कीजिए। इंडेक्स में ट्रेड लेना है तो निफ्टी पर फोकस करके चलिए। दोनों इंडेक्स छोड़ना है तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, और ये बाजार में मुझे लगता है कि बेस्ट स्ट्रेटजी होगी जहां पर अच्छी खबरें आए, जहां पर अच्छे न्यूज आए, जो स्टॉक्स को सपोर्ट करें, उन पर फोकस करके ही बाजार में फिलहाल पोजीशन करनी चाहिए। पैसे ना बने ना सही, लेकिन पैसे गंवाने नहीं चाहिए मानसी। ये इस तरह का बाजार है। एब्सोल्युटली। देखिए, इंडेक्स को एक बार के लिए वॉच लिस्ट में भी रखा जा सकता है, लेकिन अगर इस बाजार को प्ले आउट करना है तो खबरों के दम पर थीम्स कई सारे और न्यूज फ्लोज कई सारे, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक कामकाज आपको भरपूर दिखेंगे। भले ही इंडेक्स में हम उठापटक या वॉलेटाइल ट्रेंड्स या गिरावट देख रहे हैं, लेकिन कल का सत्र भी अगर याद कीजिएगा तो कल के सत्र में भी स्टॉक्स और थीम्स ढेर सारे थे जहां पर इंपैक्ट हमने देखी थी। तो चलिए फिर हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज बाजार पर वो क्या बनाकर चल रहे हैं। बाजार खुलने से ठीक पहले हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज भी हम आप दे पाएं, ताकि बाजार खुलने के साथ साथ आपकी तैयारी हो जाए। और साथ साथ खबरों वाले शेयर्स, नौ की नौरत्नी की सूची भी लगातार हम आपको बताते हैं, ताकि एक्सचेंजेस पर जो ढेर सारी खबरें आती हैं उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज फ्लोज आपको पता चले। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। ओशो कृष्णन है हमारे साथ और निमेश ठाकर। जेंटलमैन, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। ओशो, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग। बताएं ट्रेडिंग आइडियाज, बिकॉज मार्केट में इंडेक्स वाइज तो हम देख रहे हैं काफी हद तक वॉलेटाइल सिनेरियोज हैं, लेकिन स्टॉक्स एंड थीम्स ढेर सारे हैं जिस पर फोकस होना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी एंड अभिषेक जी एंड सभी पैनलिस्ट मेंबर को। यस, अभी भी अगर हम देखें तो मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी मेंटेन्ड है, बिकॉज निफ्टी कल भी अपने हाई से काफी स्ट्रांगली करेक्ट हुआ है। तो ऑब्वियसली जब तक मार्केट में एक डिसाइसिव ट्रेंड मूवमेंट नहीं आता है, तब तक हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ही ध्यान रखना चाहिए। एंड आज अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी स्पेस में काफी अच्छा कल रनअप दिखाया था, एंड बहुत सारे काउंटर्स में एक अच्छा टेक्निकल सेटअप बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरा पहला बाई का रिकमेंडेशन है एफएमसीजी बास्केट में गोदरेज कंज्यूमर्स। गोदरेज कंज्यूमर में अगर हम देखें तो नियरली कल बहुत स्ट्रांग रैली के बाद अपने ब्रेकआउट के पास खड़ा है काउंटर। 1280 1270 के आसपास बाई करने की सलाह बनेगी। 1250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड मुझे लगता है 1330 तक के शॉर्ट टर्म्स में बिल्कुल टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट काफी क्रूशियल जंक्चर पे खड़ा है। अगर यहाँ से ब्रेक थ्रू आता है, 1300 क्रॉस ओवर करता है, तो पोजिशनली काफी स्ट्रांग मोमेंटम हमें बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट इमीडिएट बेसिस के लिए 1330 का टारगेट हमें रखना चाहिए। सेकेंड काउंटर है फार्मा पैक में। मैनकाइंड फार्मा में 2 दिनों से अच्छी फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रही है, अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। सो मैनकाइंड फार्मा को बाई करने का व्यू लेकर के चलना चाहिए। 2540 के आसपास बाई करें। 2490 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहनी चाहिए काउंटर में। 2620 2630 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में या इमीडिएट टर्म्स में देखने को मिल सकते हैं। होंगे जीसीपीएल हो गए ओशो की तरफ से 1330 के टारगेट के लिए, और मैनकाइंड फार्मा हो गया 2630 के टारगेट के लिए, और एक एफएमसीजी का प्ले और एक फार्मा का प्ले, ये 2 शेयर होंगे। ओशो जी बहुत शुक्रिया, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आपने हमारे लिए समय निकाला। और निमेश भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें पता चला कि आपकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी, बट फिर भी आपने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। थैंक यू सो मच सर, आज ज्वाइन करने के लिए बहुत ही क्रूशियल डे पर। निमेश भाई आपके पिक्स कौन से होंगे आज के लिए? देखिए, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पहली पिक जो मेरी रहेगी वो डाबर से रहेगी। डाबर का अगर डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो एक ब्रेकआउट आया है कल के सेशन में विथ वॉल्यूम, और अगर फॉर्मेशन देखें तो एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है।
मेरा मानना है कि डाबर में यहाँ से एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से ब्रेकआउट आया है, मैं ब्रेकआउट को प्ले करूंगा, तो डाबर यहाँ से बाय रिकमेंडेशन है। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 535 का स्टॉप लॉस लगाना है। और शॉर्ट टर्म में इमीडिएट बेसिस मेरा मानना है कि 560 से 570 के लेवल डाबर में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला पिक डाबर रहेगा। दूसरा मेरा पिक जो है वो ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, टाटा टेक्नोलॉजीज। ऑटो सेक्टर में हम लोग देख रहे हैं कि काफी अच्छी मोमेंटम बनी हुई है। और टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो परसों के सेशन में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी। बुल एंगल्फिंग पैटर्न जो है वो टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर बना था। मेरा मानना है कि यहाँ से ऑलरेडी स्टॉक के अंदर काफी पिटाई हो चुकी है। और डेली चार्ट्स के ऊपर भी अगर देखिए तो डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो बना है। और 21 ईएमए के ऊपर कल के सेशन में स्टॉक ने क्लोज दिया था। तो मेरा मानना है कि टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तो 705 और 740 के टारगेट प्राइस से टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर बाय रिकमेंडेशन में करंट लेवल से करता हूँ। ठीक है, डाबर खरीदना है आपको। डाबर पर कल भी हमने देखा कि हमारे कई एक्सपर्ट्स बुलिश थे और कल वायदा में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में शुमार भी था डाबर। कंजम्पशन प्ले है और ग्रामीण भारत से जुड़ा हुआ शेयर है, इस पर आप फोकस करके चलिए। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होने वाली है, निश्चित तौर पर इसको सपोर्ट करने वाले वहां से फैसले निकल के आएंगे। तो हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन इस पर है। और दूसरा शेयर, मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ जब टाटा टेक का नाम लिया निमेश भाई ने, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ उन्होंने नोटिस किया होगा, अच्छे से स्टडी किया होगा शेयर को। क्योंकि टाटा मोटर्स की और टाटा टेक की अगर हम भाव के लिहाज से देखेंगे ना, दोनों कंपनियां आपस में से जुड़ी हुई हैं। तो सिमिलर कहानी रही है। लेकिन टाटा टेक यहां से 705 740 के लिए बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं और 665 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। तो ये चार तेजी के सौदे, डिस्पाइट इसके कि गिफ्ट निफ्टी कमजोर है, आपको तेजी के ही सौदे निकल के आ रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द कॉल से हमारे गेस्ट के वो कंजम्पशन वाले क्षेत्र से ही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये समझ लेते हैं कि आज के लिए खबरों वाले शेयर कौन से हैं जो आपको अपने फोकस में, अपने रडार पर रख के चलनी चाहिए। हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कहां फोकस रहेगा? अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले इटर्नल यानी जोमेटो से ही शुरुआत करते हैं। कंपनी ने अपनी प्लेटफॉर्म फ़ी बढ़ाई है, जो पहले 10 रुपये प्रति ऑर्डर थी उसे 20% तक बढ़ाकर 12 रुपये प्रति ऑर्डर कर दी है। और याद रखिए इसकी टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फेस्टिव सीजन में एनी केस डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है। और ऐसे टाइम पर उन्होंने अपनी प्लेटफॉर्म फीस 20% तक बढ़ाई है। तो बड़ी खबर जोमेटो यानी इटर्नल के लिए निकल कर आई है। इसके अलावा आईटी सेक्टर से टीसीएस पर भी नज़र डालेंगे। उन्होंने यूरोपियन इंश्योरर के साथ 500 मिलियन यूरोस की एक डील साइन की है, बड़ी डील है। इस आईटी मेजर पर नज़र रखें। मॉयल ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं और सेल का डेटा काफ़ी अच्छा रहा है। अगस्त के महीने में करीब 26% तक सालाना आधार पर उनका सेल्स बढ़ा है। और याद रखें प्रोडक्शन भी उन्होंने हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन अगस्त के महीने में रिपोर्ट किया। तो काफ़ी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स मॉयल से आए हैं। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात करें तो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। सीजनल बेसिस पर हाँ थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा सीजनैलिटी का, मॉनसून का और लोअर रियलाइजेशंस का, लेकिन सालाना आधार पर एबिटा पर टन में करीब 50% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। पीएनसी इंफ्रा, यहाँ पर कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं। इनफैक्ट कंपनी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी से करीब 300 करोड़ का नया ऑर्डर कंपनी को मिला है। इंडस टावर कंपनी ने अफ्रीकन मार्केट्स में फोरे किया है। नाइजीरिया, युगांडा और जाम्बिया, इन तीनों मार्केट्स में कंपनी ने एंट्री ले लिए है। तो पॉजिटिव खबर यहाँ पर इंडस टावर्स के लिए निकल कर आई है। इसके अलावा बात करेंगे वारी एनर्जीज़ की, जहां पर कंपनी ने शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। 64% हिस्सेदारी कंपनी खरीदना चाहती है कॉटसन प्राइवेट लिमिटेड में और करीब 190 करोड़ का ये टोटल एक्विजिशन होगा। 190 करोड़ के एक्विजिशन और कंसिडरेशन के लिए ये टोटल 64% हिस्सेदारी खरीदी जा रही है। येस बैंक, यहाँ पर एसएमसीबी से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल मिल चुकी है 25% स्टेक के लिए। याद रखें उन्होंने ऑलरेडी 20% स्टेक पहले ही खरीद ली थी और अब एडिशनल 5% के लिए ये सीसीआई की अप्रूवल उन्हें मिल चुकी है। एसी स्टॉक्स पर आज एक्शन दिखेगा। तो ब्लू स्टार, वोल्टास, हैवेल्स, इन सभी स्टॉक्स पर एक्शन दिखेगा बिकॉज गवर्नमेंट ने एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ रेगुलेटरी चेंजेस लाए हैं और जो 1 स्टार एसीज होते हैं उन्हें पूरी तरह से सिलेक्ट कैटेगरीज के लिए बंद कर दिया जाएगा 1 जनवरी 2028 से। तो कुछ रेगुलेटरी चेंजेस जिसके वजह से पूरे सेक्टर पर आज नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा।
और लास्ट में DCN श्रीराम और आरती इंडस्ट्रीज इन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की है जो क्लोरीन सप्लाई के लिए होगी। तो दोनों ही केमिकल काउंटर्स के स्टॉक भी इस न्यूज़ फ्लो के दम पर आज एक्शन में रहेंगे। आप एक ब्रीदर लें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को पुल अप कीजिए। आपसे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी जानेंगे। स्टॉक वाइज ढेर सारी खबरें हैं जिसके दम पर इटर्नल, TCS, मॉयल, JSW सीमेंट, PNC इंफ्रा इंडस, टावर बारी एनर्जीज, AC से जुड़े शेयर्स और DCM श्रीराम आरती इंडस्ट्रीज, ये तमाम स्टॉक्स फोकस रेडार पर रहेंगे। बाजार खुलने पर इन स्टॉक्स पर भी नजर रहेगी। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट का एडिशन हुआ है, राहुल शाह है हमारे साथ। उनसे भी जानेंगे बाजार पर उनका नजरिया क्या है। और प्रकाश प्रियदर्शी भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। GST काउंसिल की जो 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक है, उस बैठक से क्या एक्सपेक्टेशंस लगाई जाएं, वो सारी डिटेल्स एंड अपडेट्स हमारे लिए लेकर आप दोनों से बातचीत करेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू यू आशीषा, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बता दीजिए आप कौन सी हैं आज? बिल्कुल, सबसे पहले धानुका एग्रीटेक पर फोकस करेंगे। यहाँ पर एंटी की रिपोर्ट आई है, उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 1950 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ उन्होंने इस स्टॉक पर दिया है। अशोक लेलैंड पर भी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, नुवामा ने रेड्यूस की रेटिंग, 115 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, और डैम कैपिटल ने भी 150 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर अशोक लेलैंड पर रखा है। याद रखें कुछ डील हुई थी, उन्होंने 5000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की बात करी थी ग्लोबल पार्टनरशिप के चलते, जिसके चलते अशोक लेलैंड पर ये 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल कर आई है। और इन एनी केस GST रेट कट अनाउंसमेंट आज या कल में आ सकता है, तो पूरे ऑटो सेक्टर पर इसके दम पर एक्शन दिखेगा। इसके अलावा धानुका एग्रीटेक, जैसे मैं बता रही थी, एंटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय, 1950 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यहाँ पर उन्होंने रखा है। उनका मानना है कि ड्राई स्पेल था जून में, जिसके चलते पहली तिमाही के नतीजों पर इम्पैक्ट दिखा। हेवी रेन्स के चलते जुलाई और अगस्त में एग्रो केमिकल डिमांड काफ़ी कमज़ोर रही, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि आगे चलते हुए डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस मैनेजमेंट ने दी है और 100 बेसिस पॉइंट का EBITDA मार्जिन डिक्लाइन मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है FY 26 के लिए। और अगले कुछ दिनों में डिमांड इंप्रूव होती हुई नजर आएगी और आय के लिए 10% से ज़्यादा का ग्रोथ गाइडेंस अभी भी मैनेजमेंट ने बरकरार रखा है। तो खरीदारी की राय और 1950 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य धानुका एग्रीटेक पर आता हुआ। लेकिन इसके अलावा मैसगांव डॉक पर एंटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय 3858 का लक्ष्य यहाँ पर उन्होंने दिया है। उनका मानना है कि ऑर्डर पाइपलाइन काफ़ी अच्छी है, ऑर्डर फाइनलाइजेशन के चलते रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ से मैसगांव डॉक पर एंटीक से निकल कर आई है। ऑलराइट, ढेर सारी खबरें और ढेर सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और शिप बिल्डिंग, स्पेस और डिफेंस का खेमा लगातार फोकस रेडार पर है। राहुल शाह का स्वागत करते हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। और सबसे पहले GST काउंसिल की बैठक की तर्ज पर कंजम्पशन स्पेस जो है फोकस रेडार में था, और आज ये जो 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, इसके ठीक साथ साथ हम देखेंगे कि ढेर सारे स्पेसेस एंड पॉकेट्स जो कि कंजम्पशन से जुड़े हुए हैं उन पर नजर रहेगी। हमने भी एक रिसर्च कर लगभग सारे के सारे सेगमेंट्स जिस पर फोकस होना चाहिए वो सब पाइल अप किया है और आपके स्क्रीन पर लगातार दिखाएंगे। लेकिन राहुल, कैसे देख रहे हैं आप कंजम्पशन स्पेस को? बिकॉज फेस्टिव सीजन से ठीक पहले डिमांड का बढ़ना भी तय है और GST रेट रैशनलाइजेशन का बूस्टअप भी मिल ही रहा है। Hi, good morning. I think rightly pointed out कि I think India post is ये जो आपका जो GST cuts आएंगे तो काफी सारे क्षेत्रों के अंदर बेनिफिट होगा, और ये एक चीज तो डेफिनेटली सभी लोग मानते हैं कि इसके अंदर के कंज्यूमर बूम वापस मेरे ख्याल से इंडिया में बिल्ड हो सकता है इसके कारण। और हमने देखा भी है काफी सारे हद तक स्टॉक्स में मोमेंटम भी देखने को मिला है, और इतने सारे नॉइज, एक बाजू टैरिफ की बात सुने, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की सुने, और एक बाजू डोमेस्टिक इकोनॉमी और डोमेस्टिक पॉजिटिव साइड्स पे देखे तो मॉनसून की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, कि अपने जिसके भी बात करते रहे इन टर्म्स ऑफ GST कलेक्शन की बात करें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिया पर्सपेक्टिव काफी स्ट्रांग आते हुए देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये कंज्यूमर सेंटिमेंट्स ड्राइव करेगा, और ये फेस्टिव सीजन भी आते हुए देखने को मिला है, हमारे रॉबस्ट रहेगा। और जस्ट अहेड ऑफ फेस्टिव सीजन पे हमने ये कट की बात देखने को मिली है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही वेलकम मूव होगा। और मुझे लगता है कि एंटायर कंज्यूमर एज अ स्पेस लास्ट 2-3 सालों से मेरे ख्याल से सब
सबड्यूड रहा है और घटते हुए दामों देखने को मिले हैं। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली नंबर्स माइट इम्प्रूव, वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकता है या इंटायर पैक के अंदर। तो मेरा मानना है कि ये पॉजिटिव रहेगा ऑब्वियसली एफएमसीजी स्पेस के लिए, फिर कंज्यूमर के ऑब्वियसली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की बात करें तो ऑटो स्टॉक्स के लिए, ऑटो स्पेस के लिए, तो रिटेल के लिए, सो ऑन। सो मेरे ख्याल से ओवरऑल नटशेल बात करें तो आई थिंक दिस विल डेफिनेटली ड्राइव द कंज्यूमर इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए जीएसटी में कितनी मिल सकती है राहत, ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और कौन से सेगमेंट्स फोकस रेडार पर रहेंगे ये भी आप देख रहे हैं। निमेश, इटर्नल और साथ ही स्विगी पर आपसे टेक जानना चाहूंगी, बिकॉज जोमैटो ने प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी की है 20% की, जस्ट अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन 10 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। त्योहारी सीजन से पहले प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी। इटर्नल पर कैसे स्टॉक प्राइस में मूवमेंट नजर आ सकता है ऑन द बैक ऑफ दिस न्यूज फ्लो, और साथ साथ बिकॉज कंपटीशन प्ले आउट होता दिखेगा, दोनों ही जोमैटो स्विगी पर अपनी राय दीजिएगा। देखिए, मेरा मानना है कि इटर्नल का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक ऑल टाइम हाई के नजीक ट्रेड कर रहा है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी है। परसों के सेशन में हम लोगों ने देखा था 21 ईएमए के पास स्टॉक ने 311 के पास सपोर्ट लेके एक अच्छा बाउंस दिया था। मेरा मानना है कि पॉजिटिव न्यूज का जो इम्पैक्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम जो है बरकरार रहेगा। ऊपर में 340 तक के लक्ष्य शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो इटर्नल के अंदर व्यू मेरा बुलिश है। 340 के लक्ष्यांक से इटर्नल में बाइक रिकमेंडेशन में करता हूं। इसका टारगेट होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा निमेश भाई? देखिए, स्टॉप लॉस 311 के नीचे रख सकते हैं जो 21 ईएमए का सपोर्ट, 311 के नीचे रख सकते हैं जो 21 ईएमए के सपोर्ट एरिया आ रहा है। तो 311 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 340 का टारगेट प्राइस लगा लीजिए। 340 का टारगेट होगा। मुझे याद है कि इटर्नल पर शायद चंदन तापड़िया से हमने पूछा था, उन्होंने भी 340 के ही टारगेट दिए थे। तो ये फोकस में आप रख के चलिए। इटर्नल वैसे भी एक मजबूत काउंटर है और पैसे बना के इसने दिए हैं। ओशु जी, कल हमने देखा कि एनएमडीसी में जो उनके सेल्स के फिगर आए थे उसके बाद शेयर चला, और एनएमडीसी कल हमारे तमाम एक्सपर्ट्स के रडार पर था, आपने भी कल ट्रैक जरूर किया होगा। मोइल मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड, मोइल की बिक्री जो अगस्त में है वो बढ़ी है 25%, तो सॉलिड ग्रोथ है और प्रोडक्शन बढ़ के हो गया है 1.45 लाख टन, करीब 1.5 लाख टन का प्रोडक्शन हो गया है और ये रिकॉर्ड है। मोइल भी कल हमने देखा कि ये शेयर चल रहा था और लोअर लेवल से ये चलने की कोशिश कर भी रहा है। 350 वाला शेयर 350 का हो गया। क्या सलाह होगी आपकी? सी मोइल में देखिए तो कल के दिन काफी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आया है एंड काउंटर अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर काफी स्ट्रांगली सर्ज किया है। तो मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रह सकती है काउंटर में। इमीडिएट टर्म्स में अगर हम देखें तो इसका जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस है वो 350 का है, तो ये एक क्रूशियल जंक्चर रहेगा। 350 के क्रॉस ओवर करते ही काउंटर में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे सकता है। अभी के लिए अगर हम देखें तो 330 से 350 का रेंज है। 350 के ब्रेक थ्रू करने के बाद काउंटर 365 से 370 तक के जोन को टेस्ट कर सकता है। तो पॉजिटिव आउटलुक है। टेक्निकली भी एक अच्छा काउंटर ट्रेंड आ चुका है काउंटर में, स्टॉक्स में, बट मुझे लगता है 350 का इंतजार करना चाहिए। उसके ऊपर अग्रेसिव बुलिश अप्रोच लेकर के चलना चाहिए 365 से 370 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, बढ़िया। 350 अगर टप्पा 350 के ऊपर निकला तो 370 तक के टारगेट मोइल के शेयर में आते हुए दिखाई देंगे। इस बीच इटर्नल को लेकर ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। ब्लॉक डील हुई है, करीब करीब 50 लाख शेयरों का सौदा हुआ है। अब ये बायर कौन है या फिर किसने खरीदा है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये दिखाता है कि शेयर अगर चल रहा हो उसमें अगर ब्लॉक आए तो फिर भाव को सपोर्ट मिलते हुए हो सकता है कि देखेंगे। और प्राइस का एक एरिया रहता है कि कौन से प्राइस पर हुआ है, इसके डिटेल भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, इस पर आगे हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की और थोड़ा समय निकाला आज बहुत ही क्रूशियल डे पर। आपके स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं। श्रीकांत जी बताइए, कहां पर आप बुलिश हैं, कौन से शेयर आज के सत्र में आप ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग मानसी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन।
तो देखिए, वैसे मार्केट में आज के दिन में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि न्यूज़ फ्लो है वो इटर्नल और स्विगी के लिए है। स्पेशली इटर्नल के लिए, उसके साथ साथ उसका बेनिफिट स्विगी को भी मिलेगा। तो इटर्नल मुझे लगता है कि 320 322 के करीब ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है कि इसमें हम एग्रेसिव बायर बन सकते हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 350 से लेकर 375 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इटर्नल लेने की बिल्कुल राय रहेगी। 310 रुपए का स्टॉप लॉस रखें अगर आपको ट्रेडिंग करना हो। मगर अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मध्यम अवधि के नजरिए से काफी अच्छे रिटर्न्स मिलने की आशाएं हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि थर्मैक्स ये एक स्टॉक अच्छा है। कैपिटल गुड्स और इंफ्रा स्टॉक्स अगर आप देखें तो इनके जो लोअर लेवल्स हैं वहां पे हमने देखा है कि काफी अच्छी बाइंग बनी हुई है। इस बार के जीडीपी के नंबर्स में भी आपने देखा होगा कि काफी अच्छी गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई है और ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट भी काफी जोर से हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स और इंफ्रा कंपनीज को भी यहाँ से एक अच्छा अपवर्ड एक्टिविटी या अपवर्ड ट्रेंड देखने मिल सकता है। इसमें स्पेसिफिकली थर्मैक्स हमें अच्छा लगता है। 3500 का हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे टारगेट अचीव हो सकता है। 3200 का स्टॉप लॉस रखें। 3300 के करीब ट्रेड कर रहा है, बट अगर मध्यम अवधि का नजरिया हो तो हमें लगता है कि स्टॉक 3800 से लेकर 3900 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है करंट लेवल्स पे थर्मैक्स और इटर्नल खरीदने के लिए। ठीक है, थर्मेक्स और इटर्नल ये दो शेयर हैं और सही कह रहे हैं श्रीकांत जी, क्योंकि हमने देखा था कि सरकारी केपेक्स की शुरुआत तो हो गई थी और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि प्राइवेट केपेक्स भी शुरू होने वाला है। तो ये जो केपेक्स रिलेटेड जो शेयर्स हैं कैपिटल गुड्स वाले स्पेशली, उनको फायदा होगा। और श्रीकांत जी की एक और अच्छी चीज़ है, मैं बता देता हूं दर्शकों को, बहुत ही नीट एंड क्लीन टारगेट स्टॉप लॉस आप देखेंगे। 310 का स्टॉप लॉस, 350 का टारगेट। थर्मेक्स का टारगेट भी एक शून्य जोड़ लीजिए, 3500 के टारगेट थर्मेक्स के लिए। तो ये दो शेयर हो गए श्रीकांत जी की तरफ से। एक शेयर राहुल जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपसे व्यू चाहिए, और वो है इंडस टावर का। कंपनी जो है अफ्रीका के बाजार में उतर रही है। एयरटेल अफ्रीका की वहाँ पहले से ही प्रेजेंस है। आप कैसे देख रहे हैं? हाल फिलहाल शेयर थोड़ा सा वोलेटाइल रहा है, लेकिन क्या ये डेवलपमेंट आपको लगता है कि शेयर धारकों के लिए सपोर्टिव है? तो माई सेंसेस आई थिंक जो बिजनेसेस है इंडस टावर के, आई थिंक तो मेरे ख्याल से काफी अर्निंग्स मेरे ख्याल से काफी हद तक मेरे ख्याल से स्टैटिक अर्निंग्स है। तो इसमें कोई मेरे ख्याल से बड़ा अर्निंग्स पर्सपेक्टिव देखने को नहीं मिल सकता है। तो अफ्रीका के बाजार के एक न्यूज पॉजिटिव जरूर आई है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा 2-3% का मोमेंटम रहेगा एंड हाउ इट शेप्स अप तो बाद में ही पता चलेगा। तो माई सेंसेस के इतना कोई बड़ा हद तक मेरे ख्याल से कोई मोमेंटम प्ले देखने को नहीं मिल सकता है स्टॉक के अंदर। हालांकि स्टॉक में डाउनसाइड लिमिटेड है। जिस तरह से हमने सेल ऑफ देखा है ऊपर के लेवल से, और ये स्टॉक 15 से 18% कंपाउंडिंग वाला नेक्स्ट 2-3 साल कर सकता है, ऐसा मानना है मेरा। तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो के लिए डेफिनेटली इन्वेस्टर्स देख सकते हैं इंडस टावर्स को ये लेवल्स में। ठीक है, इंडस टावर को लेकर ये व्यू। इस बीच एल&टी टेक को लेकर खबर आ रही है कि सीमा.ai के साथ इन्होंने करार किया है। इस पर आगे बातचीत करेंगे। और फोकस में आज हमारा ना एसी वाली कंपनीज भी रहेंगे। एक तो देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को लेकर थोड़ी सी राहत मिल सकती है जीएसटी में, और दूसरी चीज़ ये है कि जनवरी 2028 से ईसीज के लिए जो नियम हैं वो थोड़े से कड़े होने जा रहे हैं। कितना इम्पैक्ट आएगा, थोड़ी आगे की चीज़ ज़रूर है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट, हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ओशो हैं, इसके अलावा राहुल शाह जी हैं, श्रीकांत जी हैं, हमारे साथ बने रहेंगे। और छोटे से ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मार्केट लाइव की शुरुआत भी करेंगे हेडलाइंस के साथ। स्पेस पर रखेंगे हम नज़र जोमेटो और इटर्नल स्विगी, दोनों ही स्टॉक्स पर। इटर्नल स्विगी पर किस तरह के टेक्स आते हुए दिखते हैं? फेस्टिव सीजन से ठीक पहले प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी इटर्नल की तरफ से आती हुई दिख रही है। हमारे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स में सबसे आगे ये स्टॉक। आज के सत्र में इटर्नल पर किस तरह का इम्पैक्ट और साथ साथ इवेंचुअल इम्पैक्ट स्विगी पर भी देखेंगे। ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स लगातार हम देख रहे हैं, एक एक कर सेक्टर्स पर और स्टॉक्स पर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ी थी और वो शिप बिल्डिंग स्पेस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का जिक्र कर रही थी।
हमारे एक्सपर्ट्स हैं श्रीकांत चौहान, ओशो कृष्णन, निमेश ठाकुर और राहुल शाह, जो कि लगातार नेविगेट कर हमें हेल्प कर रहे हैं, बाजार में हैंड होल्डिंग कर हमें बता रहे हैं कि इस वक्त मार्केट के सिनेरियोज को देखते हुए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। ऑन द फेस ऑफ इट, श्रीकांत चौहान, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू ईटी नाउ स्वदेश। शिप बिल्डिंग स्पेस में हमने देखा वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हो चुके थे, लेकिन उसके ठीक बाद अब स्लो एंड इवेंचुअल कमबैक नजर आ रहा है। मैसगांव डॉक के स्टॉक को ही देखें, हमने देखा था कल के सत्र में ऑलमोस्ट 3% के गेंस नजर आए थे, और आज के सत्र में ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट भी यहाँ पर हैं। सिर्फ मैसगांव ही नहीं, गार्डन रीच शिप बिल्डर, कोचिन शिपयार्ड जैसे शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हैं जो कि अब उभर कर निखर कर नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक चल नहीं रहे थे, पिछले 6 महीने के ट्रेंड अगर देखेंगे तो काफी बढ़िया तेजी थी और उसके ठीक बाद डाउनसाइड मूव थे। क्या वापस से तेजी की चाल पकड़ रहे हैं ये स्टॉक्स? श्रीकांत, आपको क्या लगता है? बिल्कुल। तो देखिए, माझगांव डॉक और गार्डन रीच, इन दोनों में हमने काफी अच्छा करेक्शन देखा था, बट रिलेटिवली अगर हम देखें तो हमें लगता है कि माझगांव डॉक यहाँ पे एक बड़े करेक्शन के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन भी हुआ है, और पिछले 1-1.5 महीने से इनमें कंसोलिडेशन दिख रहा था। प्राइस में इरोजन जो था वो थमा हुआ था। हमें लगता है कि इन दोनों स्टॉक्स में तेजी बन सकती है, लेकिन स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि मैसगांव डॉक के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। ये स्टॉक मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मार्केट में तेजी बनती है, स्पेशली डिफेंस साइड पे या शिप बिल्डिंग साइड पे, तो इसमें अच्छी तेजी बनती है, और ये स्टॉक हमेशा ही अपने प्रीवियस हाई के काफी नजदीक जाता है, या तो प्रीवियस हाई को क्रॉस भी कर लेता है। इस बार भी हमें लगता है कि 2730 2750 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें कम से कम 2900 तक जाने की गुंजाइश है, और बेस्ट के सिनारियो में शायद 3300 के भी लेवल्स दिखा सकता है। डाउन साइड में हमें लगता है कि 2500, 2550 या मैक्स 2600, इस रेंज में इसमें काफी अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो अगर यहाँ से एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू हो तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू इसमें काम करना मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की रहेगा, बिकॉज इसमें बीटा बहुत हाई है, तो स्टॉप लॉसेस काफी बड़े रखने पड़ेंगे। और इस बीच गोल्ड सिल्वर अपडेट पर आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं लगातार नए रिकॉर्ड्स को छूते हुए सोने चांदी की चाल। M6 पर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर 1,05,928 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेंड करता हुआ नए रिकॉर्ड्स लगातार हम देख रहे हैं। बुलियन मार्केट में सेफ हेवन, सुरक्षित निवेश के तौर पर ग्लोबल अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए मार्केट पार्टिसिपेंट्स का भरोसा जो है वो प्रेशियस मेटल्स पर बढ़ता हुआ, और चांदी पर भी एक नजर होनी चाहिए। सिल्वर में भी इन कंपैरिजन टू गोल्ड सिल्वर में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नजर आती है। ओशो, एक टेक आपसे जानना चाहूंगी, सिल्वर और नॉट जस्ट अ प्रेशियस मेटल, इंडस्ट्रियल कमोडिटी के तौर पर भी हम इसे जानते हैं, और सिल्वर इक्विटी मार्केट रिलेटेड स्पेसेस की अगर बात करें, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता जैसे स्टॉक्स फोकस में रहते हैं। किस तरह से देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर के इस अपडेट को इक्विटी मार्केट से जोड़कर? गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर भी नजर होनी चाहिए। ओवरऑल यस, जैसा आपने बताया कि बुलियंस में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, एंड अगर हम देखें तो डे बाय डे लाइफ टाइम हाईज लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। बट उससे रिलेटेड अगर हम देखें गोल्ड फाइनेंस कंपनीज लाइक मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, तो ये काउंटर में भी अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। तो मुझे लगता है आने वाले दिन पे ये काउंटर्स में भी रुझान रहना चाहिए। अभी भी काउंटर्स में एक अच्छे ब्रेकआउट्स के बाद भी काफी अच्छा मोमेंटम कंटिन्यूड है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होगा। मुथूट फाइनेंस में अगर हम स्पेसिफिकली देखते हैं तो एक अच्छा कंसोलिडेशन है, एंड मुझे हायर एंड पे 2800 का पहला पड़ाव या पहला टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसे क्रॉस ओवर करता है तो यहाँ से डेफिनेटली एक और अपसाइड मोमेंटम काउंटर में बनते हुए दिखाई देगा। तो ओवरऑल होल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम है, एंड उसी के अकॉर्डिंगली अभी बुलिश अप्रोच लेकर के ही चलने की सलाह बनेगी। स्टॉप लॉस क्या लगाए मुथूट में? मुथूट फाइनेंस के स्टॉप लॉस होंगे नियरली 2620 के, एंड टारगेट लेवल्स अप्रोक्सीमेटली 2800 से 2850 तक के देखने को मिल सकते हैं। 250 तक के टारगेट दिखाई देंगे मुथूट फाइनेंस में। 2620 के आपको स्टॉप लॉस लगा के इसको आप ट्रेड कीजिए। ओशो जी, थैंक यू सो मच आज हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए, कमाई करने में। बहुत शुक्रिया सर, आज हमें ज्वाइन किया आपने।
मुथूट फाइनेंस, वैसे अगर आप देखेंगे ये शेयर तो पिछले 6 महीने में करीब 25% के आसपास की तेजी दिखा चुका है और गोल्ड अभी रिकॉर्ड हाइस पर है, तो थोड़ा और सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि जब कोलेटरल आप रखते हैं तो आपको ज्यादा पैसे मिल जाते हैं उस वैल्यू के। एक और एक्सपर्ट को शो में जोड़ते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे एसेट शेयर खान से सोमिल मेहता। सोमिल जी बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। आपके ट्रेड से, आपके पिक से शुरुआत कर लेते हैं। सोमिल भाई बताइए कहां पर बाजार में आपकी नजर है और क्या खरीदने की आप सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बिल्कुल, यहाँ पर मेरी जो नज़र है वो एफएमसीजी स्टॉक्स पर है, कंजम्पशन स्टॉक्स पर है। बहुत अच्छे लग रहे हैं वो स्टॉक्स। इनफैक्ट आईटी में भी बाउंस लग रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो व्यू पॉजिटिव रहेगा, इसलिए मैं बाई साइड के स्टॉक्स ढूंढ रहा हूँ। गोदरेज सीपी ये पहला स्टॉक है जहां पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, एवरेजेस के ऊपर सपोर्ट लिया है और यहां से मैं समझता हूं कि एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। स्टॉप लॉस वुड बी 1230 और टारगेट वुड बी 1360। दूसरा जो स्टॉक लिया है वो डाबर है और ये डाबर मैंने थोड़ा सा पोजिशनल साइड पे लिया है, थोड़ा से लंबी नजरिए से इसे देखें। स्टॉप लॉस वुड बी 523 और टारगेट वुड बी 590। ठीक है, 590 रुपए के टारगेट डाबर के लिए बढ़िया है। 590 तक के टारगेट डाबर के लिए, 1350 रुपए से ऊपर के टारगेट हैं गोदरेज कंज्यूमर के लिए। और ये दोनों ही शेयर थोड़ी देर पहले हमारे कुछ और एक्सपर्ट्स ने भी आपको ये सुझाए, तो ये भी आप अपने रडार पर रख के चलिए। हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे भी शो में शामिल हो गए हैं। हरीश जी बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए। हरीश जी आप बताइए आपने कौन से शेयर सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि टिल्ट है और होना भी चाहिए कि जो थीम ट्रेंड कर रही है बाजार में हम उसके साथ जाएं। क्या कंजम्पशन वाले खेमे से आप भी अपने शेयर लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। बिल्कुल अगर देखा जाए तो मार्केट में थोड़ा अनसर्टेनिटी है, अभी भी वॉलेटिलिटी देखने मिल रहा है कंटिन्यूसली। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सेफ स्टॉक्स में बेटर है ट्रेड करने के लिए। और मेरा भी एफएमसीजी की तरफ से ही है। मेरा स्टॉक रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स में। अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखा जाए तो स्टॉक्स में एक क्लियरली एक बॉटम फॉर्मेशन बनाया था नीचे और वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सा बाउंस देखने मिल सकता है करंट लेवल से और मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 1400 तक का टारगेट्स बन सकते हैं और मुझे लग रहा है कि स्टॉप मेंटेन करना चाहिए 1305 का और बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी यूनाइटेड स्पिरिट्स में। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा एक सेल साइड का स्टॉक है, क्योंकि जिस तरीके से वॉलेटिलिटी बनी हुई है मुझे लग रहा है कि एक सेल का भी अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकता है। और मेरा सेल का रिकमेंडेशन है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लगातार एक कंसोलिडेशन में था, कल के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकडाउन दिया है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक जो करेक्शन है और एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है, जो कि मुझे लग रहा है कि नीचे के ओर 675 के लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे के। तो उसी के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 732 और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक शॉर्ट करने के रिकमेंडेशन रहेगी मेरा। अच्छा ठीक है, पहली बारी कोई शॉर्ट की कॉल आ रही है और वो भी फाइनेंशियल स्टॉक में, जहां पर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा पेन है, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को बाय करने की सलाह है। यूनाइटेड स्पिरिट्स यूएसएल को खरीदने की सलाह है। एक बाय और एक सेल, ये आपके स्क्रीन पर टारगेट जो बनेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 675 रुपए का है, 732 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। यूनाइटेड स्पिरिट्स बाय। एक काम करते हैं, मार्केट के लेवल अब कुछ मिनटों में सेटल हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे इस वक्त प्री ओपन में तो गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा था 50 अंक नीचे, वो तस्वीर तो नहीं है, थोड़ी राहत की खबर आ रही है। क्या इस तेजी को सस्टेन कर पाएगा निफ्टी, ये देखने वाली चीज होगी। करीब 37 अंकों के गेंस हैं और 24,600 के ऊपर के हम लेवल देख रहे हैं। श्रीकांत जी मैं आपसे निफ्टी नहीं पूछूंगा, आप जरा निफ्टी बैंक को लेकर बताइए, क्योंकि सब लोग परेशान हैं और आई एम श्योर कि आप भी परेशान होंगे कि निफ्टी बैंक चल क्यों नहीं रहा है। आपने क्या स्टडी की है सर कि ये चल क्यों नहीं रहा है और क्या कब चलेगा, गिरावट कब थमेगी? इन सवालों के जवाब हैं आपके पास सर? नहीं बिल्कुल अभिषेक जी, काफी क्लियर है कि एफआईएस की जो सेलिंग है वो लगातार बनी हुई है और जब भी एफआईएस की सेलिंग बनती है और स्पेशली अगर ये कंसिस्टेंट रहती है फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो धीरे धीरे बैंक्स के ऊपर आना शुरुआत हो जाता है, क्योंकि वो मैक्सिमम अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स बेचते हैं उसका मैक्सिमम पोर्शन या तो आईटी होता है या तो बैंक्स होते हैं।
तो इवेंचुअली क्या होता है कि ये जो पोजीशन होती है वो मार्केट में आ जाती है और उसका इम्पैक्ट हमें देखने मिलता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट कट साइकिल जो इंडिया में शुरू हुई है और सीआरआर कट अभी शायद सितंबर से शुरुआत होगी, तो इसकी वजह से क्या हो गया है कि इनका स्प्रेड भी कम हो गया है। तो इस बार के भी जो नंबर्स रहेंगे, क्वार्टरली नंबर्स रहेंगे बैंकों के, वो थोड़े से अपेक्षाओं से थोड़े से नीचे रहेंगे, थोड़े से बिलो एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। और इसी वजह से क्या हुआ है कि बैंकों में एक प्रेशर बना हुआ है, एक टैक्टिकल अगर हम एक मूव देखेंगे मार्केट में तो बाकी सेक्टर्स में, यानी कि जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर स्टेबल्स, वहां पे बना हुआ है। एंड विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू, अगर लॉन्ग शॉर्ट का व्यू बनाना हो तो बैंकों में शॉर्ट की पोजीशन बन रही है और इसी वजह से इनमें करेक्शन हमें देखने मिल रहा है। इनमें ऐसा नहीं कि कोई बड़ी ट्रेंड है, लेकिन यस करेक्शन और देखने मिलेगा। और साथ ही साथ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ लेवल्स, तो 53,500 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पिछले 3 दिनों से बैंक निफ्टी के लिए बना हुआ है। अगर ये 53,500 के लेवल्स को बैंक निफ्टी तोड़ता है तो फिर हमें लगता है कि एक बार हम 53,000 से लेकर 52,800 तक के लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन 53,500 फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल ना टूटे तब तक ये 54,000 एंड 53,500 के रेंज में ट्रेड कर सकता है। तो बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि अगर निफ्टी में रिवर्सल एक्टिविटी बनेगी तो डेफिनेटली बैंक में भी बनेगी, लेकिन बैंक मुझे लगता है कि फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स रिलेटिवली अंडर परफॉर्मिंग करते हुए दिखेगा। निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म करेगा, ये है श्रीकांत जी का व्यू। और हम देख रहे हैं कि जो शुरुआत है थोड़ी सी कमजोर होने के ही संकेत मिल रहे हैं। श्रीकांत जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आप शेयर करेंगे सर? धन्यवाद अभिषेक जी। बिल्कुल, तो देखिए जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए वो हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज में या हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं, बट मेरी पर्सनल पोजीशन में इनमें से कोई भी स्टॉक नहीं है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया सर, आज आपने समय निकाला और आज बहुत ही अहम दिन पर जब जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू होने जा रही है, आप अपने व्यूज़ हमारे सामने रखे। लेकिन बाजार खुलने में करीब 4 मिनट के आसपास समय रह गया। उसके पहले ये समझ लेते हैं कि आज वो कौन से 9 शेयर हैं जो आपके रडार पर होने चाहिए। 9 के नवरत्न लेकर हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से स्टॉक्स आपने सिलेक्ट किए हैं 9 के नवरत्न के लिए? जी गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इटर्नल से, जहाँ पर इटर्नल ने जो अपने जो प्लेटफॉर्म फीस है वो 10 से बढ़ाकर 12 कर दी है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेस्टिव सीजन में जो है ये फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो रहते हैं वो पीक पर रहते हैं, जिसके चलते आज इटर्नल भी जो है फोकस में रह सकता है। टीसीएस भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर टीसीएस ने ट्रिक जो कि एक यूरोपियन इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ 550 मिलियन यूरो का जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके चलते टीसीएस भी जो है एक्शन में रह सकता है। मॉइल जो है मंथली बिजनेस अपडेट के चलते फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी की अगस्त 2025 में जो सेल्स है उसमें 25% से ज़्यादा की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वही अगर बात करें मैग्नीज और के प्रोडक्शन की, तो कंपनी का जो मैग्नीज और रहा है अगस्त मंथ में वो 1.45 लाख टन रहा है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी फोकस में रह सकता है Q1 FY26 का अर्निंग के चलते, जहाँ पर कंपनी का जो टॉप लाइन है वो वीक रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, क्योंकि मेनली जो है रियलाइजेशन के चलते। वहीं अगर बात करें वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स में जो है 8% की इसमें जो अपटिक देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और रेवेन्यू में भी जो है 8% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी जो आज Q1 अर्निंग के चलते फोकस में रह सकता है। पीएनसी इंफ्रा, जहाँ पर पीएनसी इंफ्राटेक को जो है बनारस में जो है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो है L1 बिडर इमर्ज हुआ है, और जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो करीब 300 करोड़ का है, जिसके चलते पीएनसी इंफ्रा भी आज फोकस में रह सकता है। इंडस टावर की बात करें, जहाँ पर इंडस टावर जो है अफ्रीकन मार्केट में एंट्री करने वाली है, और इसकी जो शुरुआत है नाइजीरिया, युगांडा और जाम्बिया से होने वाली है। बात करें वारी एनर्जीज़ की, जहाँ पर वारी एनर्जीज़ ने जो है एक शेयर सब्सक्रिप्शन और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके चलते कंपनी जो है 64% का जो है एक्विजिशन करने वाली है कॉर्सन प्राइवेट लिमिटेड में, और इस एक्विजिशन का जो कॉस्ट है वो 192 करोड़ का हो सकता है। येस बैंक की बात करें, जहाँ पर येस बैंक को जो है CCI से अप्रूवल मिला है, जिसके चलते SMBC जो है वो 24.99% का स्टेक एक्वायर करने वाली येस बैंक में। आखिर में बात करेंगे AC स्टॉक जैसे कि वोल्टास और ब्लू स्टार, जहाँ पर 1 जनवरी
जनवरी 2028 से एसी के लिए नई एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स जो है उसमें जो है कड़े नियम लागू होंगे और ISER वैल्यूज़ को हर स्टार रेटिंग्स के लिए जो है ऊपर किया जाएगा। और इसका मतलब है कि जो कैपेसिटी वाले 1 स्टार स्लिप है उसमें एसी जो है 1 जनवरी 28 से बंद हो जाएंगे, जिसके चलते आज एसी स्टॉक्स जैसे कि वोल्टास और ब्लू स्टार जो है फोकस में रह सकते हैं। ठीक है, ये तमाम एसी वाले शेयर भी फोकस पर रहेंगे। हालांकि जो इनके लिए नियम कड़े होने वाले हैं ना, वो मतलब 2-2.5 साल बाद अभी होंगे, अभी इमीडिएट वो चीज़ नहीं है। शुक्रिया रविंदर, ये सारे के सारे स्टॉक सामने रखने के लिए कि आज फोकस कहाँ पर रहेगा बाजार में। 40 सेकंड का समय रह गया है बाजार खुलने में, और अच्छी तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि गिरावट हमने देखी कल ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा, बट राहत ज़रूर कहेंगे कि गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा था 50 अंक नीचे, उसके उलट करीब 30 से 40 अंकों की हल्की तेज़ी पर निफ्टी की शुरुआत हो सकती है। लेकिन बाजार के लिए जो बड़ा जो दर्द है, जो पेन पॉइंट है, वो है निफ्टी बैंक। आज फिर से आप देखिए निफ्टी बैंक कल की गिरावट के बावजूद भी कोई वहां पर राहत के संकेत नहीं है। 30 अंकों की हल्की सी गिरावट ऐसी ही, लेकिन गिरावट पर ही खुलने के संकेत दे रहा है। M&M कल झटका लगा था 2 से 2.5% के आसपास का। आज निफ्टी का टॉप गेनर ये हो सकता है शुरुआती सत्र में 1% ऊपर। इकलौता स्टॉक है जो प्री ओपन में निफ्टी में 1% ऊपर है। शुरुआत हो गई, निफ्टी खुला है सिर्फ 12 अंक ऊपर, 10-12 अंकों की तेजी। निफ्टी बैंक कमजोर और गिरावट है 50-60 अंकों की गिरावट। थोड़ा सा अभी हम देखने की स्टेबल होने की कोशिश है, लेकिन 53,600 25 से 30 अंकों के आसपास की तो एक म्यूटेड स्टार्ट है, एक शांत शुरुआत है। बाजार आज इवेंट को देखेगा। बाजार के लिए अगर हम ग्लोबल क्यूज की अगर बात करें, अगर हम मैक्रोज की बात करें, तो वो सपोर्टिव नहीं है। क्रूड ऊपर है, रुपए को लेकर चिंता है, फाइज बेच रहे हैं, अमेरिकी बाजारों से कमजोर संकेत आए हैं। ये सारी चीजें जीएसटी काउंसिल एकमात्र बढ़िया ट्रिगर आज बाजार के लिए देखते हैं कि बाजार के मूड को कितना अपलिफ्ट कर पाता है। चलिए स्टॉक्स पर आते हैं। इटर्नल ब्लॉक डील हुई, जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जोमेटो का शेयर 2% करीब ऊपर है, 1.5% ऊपर है, और ये निफ्टी का टॉप गेनर है। और हम देख रहे हैं कि 330 रुपए के स्तर के आसपास, अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास जो 332 का आई थिंक उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा शेयर जो सबसे ज्यादा चल रहा है M&M, करीब 0.25% की तेजी इसमें है। कल हमने देखा था कि एक खबर आई थी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रस्ताव दिया है कि ईवीज पर जो जीएसटी है उसको 5% से बढ़ाकर कर दिया जाए 18%। हालांकि ये भी खबर आई कि सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है और शायद इस पर चर्चा ना हो और इस तरह कोई झटका ना लगे। आज एक रिकवरी वाला सत्र हम देख रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि टाटा स्टील में तेजी है, हिंडाल्को में तेजी। हिंडाल्को हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी था। तो मेटल वाले शेयरों में आप मूव देखेंगे। टीसीएस को लेकर एक खबर आई थी कि टीसीएस ने एक कंपनी थी यूरोप की, उसके साथ करार को आगे बढ़ाया है। एक बड़ा करार था, उसके चलते आधे % के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। यूपीएल करीब 1.5% ऊपर आपको दिखाई देगा वायदा में। बीपीसीएल में 1% की तेजी है। वेदांता में करीब 1-1.25% के आसपास की तेजी है। आईजीएल कल की तेजी को कंसोलिडेट कर रहा है, करीब 1% की तेजी यहां पर है। एसएमबीसी के स्टेक परचेज को हम देख रहे हैं कि सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन की मंजूरी मिली है, तो शेयर 1% ऊपर है। ज्यादा कोई एक्साइटमेंट है नहीं। येस बैंक एक रेंज का ही शेयर है, लेकिन इस बीच आप देखेंगे निफ्टी अपने गेंस को सरेंडर करके लाल निशान में, और पीछे पीछे निफ्टी बैंक भी आ गया है लाल निशान में। तो शुरुआत में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है बाजार में, और ये स्क्रीन साफ साफ बता रही है प्रॉब्लम कहां पर है। प्रॉब्लम है आईसीसी बैंक में, लगातार ये शेयर गिर रहा है, आज भी आधे % नीचे है। प्रॉब्लम है फाइनेंशियल में, सबसे बड़ी जो कंपनी है बजाज फाइनेंस एनबीएफसी, वहां पर करीब 1% के आसपास की गिरावट है। आईटी में थोड़ा हम पेन देख रहे हैं। टीसीएस अपने खबरों के चलते चल रहा है, लेकिन इन्फोसिस करीब 1% नीचे है। कंजम्पशन में कल हमने तेजी देखी, एचयूएल नेस्ले में आज गिरावट पर कारोबार हो रहा है। एचडीएफसी लाइफ इस उम्मीद में चला था कि जीएसटी के नेट से इंश्योरेंस को बाहर कर दिया जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस को, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस को, और आज हम देखने की थोड़ी थोड़ी सी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। और बाजार में आप देखिए गिरावट बढ़ रही है, 53,600 के आसपास निफ्टी बैंक आ गया है, और हम देख रहे हैं कि निफ्टी की जो गिरावट थी वो हो गई है 35 अंकों की। तो हमने कहा था कि बाजार में थोड़े कॉन्फिडेंस के अभाव है, और एग्जैक्टली उसी तरह का कुछ माहौल हम देख रहे हैं। 80,000 के आसपास है सेंसेक्स, देखते हैं कि 80,000 को बचाता है या फिर उसके नीचे जाता है। लेकिन बाजार के लिए एक और जो थोड़ी चिंता का सबब बन रहा है वो है रिलायंस का शेयर। रिलायंस आप देखेंगे
आज फिर से कमजोर। कल इंट्राडे में ये शेयर मजबूत था, ऊपरी स्तरों से हालांकि नीचे आ गया था, गेंस हार्डली 1% के थे। आज फिर से हम देख रहे हैं कि 0.25% की नरमी है, 1360 रुपए के आसपास के भाव है। तो बाजार में कन्विक्शन का साफ साफ अभाव दिख रहा है। थोड़ा सा और मार्केट को सेटल होने देते हैं। एक बार जरा इंडाइसेस चेक कर लेते हैं कि कहां से सपोर्ट है और कहां से प्रेशर है। निफ्टी मेटल 1% ऊपर है। ऑयल एंड गैस से थोड़ा सा सपोर्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि ओएमसीज चल रही हैं। पीएसयू पीएससीज ये सरकारी शेयर में थोड़ी तेजी है, ऑटो में हल्की सी बाइंग है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे आईटी कमजोर है, फाइनेंस कमजोर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, रियल एस्टेट में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है इवेंट से पहले, और निफ्टी बैंक एज ऑलवेज कहेंगे रिसेंट की अगर बात करें कमजोर है। 80 अंकों की गिरावट, 53,500 के सपोर्ट की तरफ हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। कुछ अगर हम बड़े एक्शन वाले शेयरों की बात करें आज के सत्र में, तो बड़े मूव्स का है, कम है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि मॉयल की हम बातचीत कर रहे थे कि जो प्रोडक्शन का फिगर आया था 25% का जंप आया था ईयर ऑन ईयर, और 7% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। आईटीआई कल भी चला 6%, आज 4%, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनीज के लिए सेमीकंडक्टर सेमीकॉन इंडिया इवेंट जो चल रहा है वहां से कुछ अच्छी खबर आ सकती है, और इसके चलते मजबूती बनी हुई है। कोरोमंडल में थोड़ी सी तेजी है। फर्टिलाइजर वाले शेयरों में कल भी हमने तेजी देखी थी। एमजीएल आईजीएल में आज भी हम तेजी देख रहे हैं। ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पर तेजी है, लेकिन जहां पर गिरावट है। इंडस टावर ये अपने कारोबार को अफ्रीका में फैलाने जा रही है, और निवेशक थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं। मतलब हमेशा होता है कि जब आप एक्सपेंशन की बातचीत करते हैं तो पता नहीं, हाल फिलहाल ऐसा ट्रेंड हमने देखा है कि बाजार उसको पॉजिटिवली लेता नहीं है। केआरबीएल कमजोर है, शारदा क्रॉपकेम कमजोर है, एस्टर डीएम कमजोर है, वोल्टास में 1.5% की कमजोरी। एसी वाले शेयर कमजोर हैं, क्योंकि एसी को लेकर जो नॉर्म से थोड़े स्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं। तो ये है बाजार की स्थिति। निफ्टी 40 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 74 अंक नीचे। सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानेंगे उनके स्टडी किए हुए जबरदस्त शानदार ओपनिंग के सौदे, यानी कि ओपनिंग ट्रेड्स। एक्सपेक्टेड इंडेक्स वाइज हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच कामकाज, कमजोरी के साइंस हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में कई सारे सेक्टर्स भी हैं, और स्क्रिप्ट्स की अगर बात करें, इन पर्टिकुलर येट अनदर डे जबकि एफएमसीजी पॉकेट अच्छा खासा एक्शन दिखाता हुआ। यूबीएल वीबीएल डाबर आईटीसी जैसे काउंटर्स हैं जहां से अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड हम पा रहे हैं। और लार्जर ट्रेड्स की अगर बात करें, और बड़ी दिग्गज प्लेयर जो कि बाजार को इस वक्त संभाल रही है, इस लिस्ट में भी सबसे आगे आपको कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स मिल जाएंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अच्छा एक्शन है। हिंडाल्को, पावर ग्रिड, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस से ताल्लुक रखती कंपनी आईटीसी, और साथ साथ एसबीआई में भी अच्छा खासा एक्शन। सौमिल और निमेश दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे समझते हैं कि बाजार की इस शुरुआत को वो कैसे देख रहे हैं और उनके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे। और इस बीच ओपनिंग का खिलाड़ी और ओपनिंग का फीसदी भी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ओपनिंग का खिलाड़ी, आज हमने ओपनिंग के खिलाड़ी की लिस्ट में मॉयल को शामिल किया है। 7.5 से 8% तक के मूव्स यहाँ पर अपडेट्स आते हुए दिखे थे, और ये अपडेट्स के बारे में सबसे पहले हमने आपको बताया था। और इन अपडेट्स की बदौलत अगर आप देखेंगे, न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट है जो कि मॉयल के स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट होता हुआ ऑलमोस्ट 8% की गेंस के साथ इस स्टॉक में ट्रेड देखने को मिला है। ओपनिंग का फिसड्डी इंडस टावर, इस स्टॉक को देखिए ऑलमोस्ट 4% के डिक्लाइन आज के सत्र में यहाँ पर नजर आ रहे हैं 317 के लेवल्स पर कामकाज जहाँ पर। तो इंडस टावर ओपनिंग का फिसड्डी, और साथ ही अगर आप देखेंगे मॉयल के स्टॉक प्राइस में जो जबरदस्त तेजी है, ये इसे ओपनिंग के खिलाड़ी की लिस्ट में शामिल करता है। सौमिल, गुड मॉर्निंग टू यू। बताएं कैसे देख रहे हैं बाजार की इस शुरुआत को आप? I think it is a very good opening today. ऊपर ओपनिंग हुई थी और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया है, एंड दैट इज ओके। यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट्स को 24,400 के आसपास सपोर्ट ले लेना चाहिए। इनफैक्ट इवन 24,500 का भी लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 100 पॉइंट की जो रेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखे, फोकस। आज जो सेक्टर आइडेंटिफाई किया है दैट इज मेटल्स सेक्टर। मेटल्स बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि टाटा स्टील वुड बी माय प्रेफर्ड पिक यहाँ पर। और एक सेक्टर जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि ये ऑलमोस्ट बॉटम आउट हुआ है, दैट इज डिफेंस। डिफेंस में भी आज थोड़ा सा मोमेंटम है, तो ये दो सेक्टर्स पे आप फोकस रखें रादर देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मेरा जो
पिक है टाटा स्टील फॉर टुडे, मुझे लगता है कि टाटा स्टील में एक अच्छी रैली हो सकती है बिकॉज मीडियम टर्म आउटलुक में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बड़ा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटने वाला है। सो आई हैव नॉट येट डन बट गुड मोमेंटम तो मैं समझता हूँ कि टूट जाएगा ऊपर में। टारगेट शुड बी 170 एंड अबव, तो ये टारगेट लेके चलिए। आज का जो लो है 158 के आसपास, वो एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए। दूसरा जो सेक्टर मैंने बात की, मज़गांव डॉक मुझे अच्छा लग रहा है। डिफेंस में बेल, एचएएल, ये सारे ही स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन माय प्रेफर्ड पिक वुड बी मज़गांव डॉक। मज़गांव डॉक में एक स्टॉप लॉस रखे 2680 के आसपास, और ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि 2900 एंड 3000 के लेवल्स एक्सपेक्टेड रहेंगे। बिल्डिंग स्पेस पर ब्रोकरेजेस की भी रिपोर्ट्स थी और एक्सपर्ट के भी रेडार पर हैं, और सौमिल का कहना है कि मज़गांव डॉक पर फोकस होना चाहिए। इसके अलावा स्टील मेटल पैक पर भी नजर रखिएगा जरूर। हरीश भी है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग हरीश, बताएं बाजार की शुरुआत में आपकी नजर कहां पर है? ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आपके ओपनिंग ट्रेड्स? बिल्कुल मानसी जी, जिस तरीके से मार्केट एक्सपेक्ट किया था कि ऑलमोस्ट उसी के इनलाइन पे ओपन हुआ है, और मुझे लग रहा है कि मार्केट्स अभी भी 24,400, 500 और 450 के आसपास सपोर्ट जोन से, तो हो सकता है कि थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है इंट्राडे में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सुमिल ने बताया, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि मेटल्स में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। उसमें से मेरा हिंडाल्को में ही बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। जिस तरीके से एक ब्रेकआउट देख के दिया हुआ है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे भी बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है हिंडाल्को में। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 755 760 लेवल्स तक का टारगेट बन सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 715 का, और बाय करना चाहिए हिंडाल्को करंट लेवल्स पे। पर फोकस है येट अनदर एक्सपर्ट जिनकी तरफ से स्पेस में पॉजिटिव कन्विक्शन। 1.5% तक की तेजी के साथ स्टॉक प्राइस में इस वक्त मूवमेंट नजर आ रहा है। यहां से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। 730 के स्तर पर यह खड़ा है। 755 पहला टारगेट, 760 दूसरा टारगेट, 715 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। निमेश, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? देखिए, मेरा भी चॉइस मेटल में था, बट ऑलरेडी 2 पिक आ गए, तो मैं भी मेटल को थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि मज़गांव डॉक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। डेली चार्ट्स के ऊपर एक आरएसआई का पॉजिटिव डाइवर्जेंस फियर 200 दिन के एवरेज के पास स्टॉक में सपोर्ट लिया है। 21 ईएमए के ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल तो बन रहा है। नियर टर्म में मेरा मानना है कि ऊपर में 100 डेज की एवरेज जो आ रही है वो करीब 2670 के 2870 के आसपास जो है आ रही है। तो करंट लेवल से मज़गांव डॉक के अंदर बाय रिकमेंडेशन है। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 2700 के नीचे का लगाना है, और ऊपर में मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर 2850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये एक राय मज़गांव डॉक के स्टॉक प्राइस पर। और लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर मेटल स्टील सेक्टर है, और मेटल पैक से जुड़े हुए कॉल्स भी ट्रेडिंग आइडियाज के तौर पर आपको मिलते हुए ओपनिंग ट्रेड्स में। हरीश, मॉयल पर आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। ओपनिंग के खिलाड़ी के लिस्ट में हमने इसे एड अप किया है, और अगस्त के डेटा आते हुए दिखे। प्रोडक्शन डेटा की अगर बात करें, रिकॉर्ड 17% आउटपुट ग्रोथ देखने को मिला। सेल्स में 25% का इजाफा था। एक्सचेंजेस पर ये न्यूज़ फ्लो और न्यूज़ फ्लो का एब्सोल्यूट इम्पैक्ट जो कि स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट होता हुआ 8% की तेजी पर यह स्टॉक। टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आते हैं? जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए क्या राय होगी? मानसी जी, बिल्कुल आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा तेजी देखने मिल रहा है मॉइल्स में। अगर मॉइल में देखा है तो एक क्लियरली एक कैप अप ओपनिंग देखने मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है और थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि इसका टेक्निकली देखते हैं तो ऊपर के और रेजिस्टेंस इसका बन रहा है ऑलमोस्ट 400 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि 400 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि मल्टीपल टाइम इसी लेवल का जाके रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी का बाइंग है तो होल्ड रखना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के लिए। एटलीस्ट यहाँ पे 50% थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और नेक्स्ट टारगेट के लिए 400 के लिए होल्ड रखना चाहिए। तो जो कि 400 के पास मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस है। जब तक तो क्लियरली क्रॉस नहीं करता है स्टॉक प्राइस, मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा ब्रेकआउट देना थोड़ा डाउटफुल है। तो मुझे लग रहा है कि 400 के पास आता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और नीचे डिप्स के लिए वेट करें वापस से एंट्री करने के लिए। हरीश जी, स्टॉप लॉस क्या सुझाएंगे आप मॉयल के लिए? देखिए, स्टॉप लॉस के लिए हिसाब से देखा है तो आज क्लियरली एक गैप अप ओपनिंग था। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट
360 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इमीडिएट बेसिस में। जिस तरीके से गैप अप हुआ और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो उसी के आसपास 360 का सपोर्ट्स आ रहा है, 100 डे मूविंग एवरेज, उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए मॉडरेट। ठीक है, 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप चलिए। लोअर लेवल से थोड़ी बाइंग लौट रही है बाजार में, संकेत थोड़े से शुभ हैं ये। भगवान से प्रार्थना है कि ये टिक जाए, आगे बाजार यहाँ से चले। 24,600 के आसपास से निफ्टी 15 अंकों की हल्की सी तेजी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो 70 अंकों की जो गिरावट हो गई थी, अब वो 70 अंकों की तेजी में तब्दील हो गई है। तो लोअर लेवल से 53,600 के नीचे जाने के बाद थोड़ी हम देख रहे हैं कि बाइंग आई है। और अच्छी चीज़ बाजार में आज एक ये है कि आप देखिए, हालांकि कल भी ब्रॉडर मार्केट में उतना पेन नहीं था, बड़े स्टॉक्स में दिक्कत थी, ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई थी, लेकिन हमने देखा था एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल भी बेहतर था और आज उससे भी बेहतर है। ऑलमोस्ट 1:3 का है। अगर एक शेयर निफ्टी पर नीचे है, NSE पर नीचे है, तो 3 शेयर ऊपर आज के सत्र में आपको दिखाई देंगे। लेकिन आज जीएसटी काउंसिल की बैठक है, तो जरा कंजम्पशन वाले शेयरों की बातचीत फिर से कर लेते हैं और दिन भर में बातचीत करते रहेंगे। निवेश के लिए, ट्रेड के लिए, पोजिशनल व्यू, सब कुछ आपके लिए हम लेकर आएंगे। नेस्ले, HUL, टाटा कंज्यूमर, हीरो मोटो, HDFC लाइफ, ये सारे के सारे जुड़े हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक के फैसले से। उम्मीद है कि इनको राहत मिलेगी। सौमिल जी, ये थोड़ी थोड़ी जो नरमी आ रही है, आपको लगता है कि किसी को थोड़ा सा लंबा व्यू अगर रखना हो, मान लीजिए 1 क्वार्टर का समय देना हो यहां से, तो एक्यूमुलेट करने का समय है अगर थोड़ी गिरावट आ रही है तो? एब्सोल्युटली, मैं एब्सोल्युटली पॉजिटिव हूँ। अगर आप ये देखेंगे कि जो कंसर्न्स बैंक निफ्टी की तरफ भी है, लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस आज का इंक्लूडिंग, लेवल्स जो बॉटम बने हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। That is on 200 daily exponential moving average, which is 53,579 के आसपास ही सारे लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस के बॉटम बने हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू बाय इनटू दी स्टॉक्स। अच्छे लेवल्स हैं। लार्ज कैप से शुरुआत करें, अगर कंसर्न्स है तो लार्ज कैप से शुरुआत करें। FMCG अच्छा लग रहा है। बैंकिंग, मुझे लगता है कि ये लेवल्स पे अगर लंबा नजरिया रखना है तो बैंकिंग वुड बी गुड। IT में बाउंस एक्सपेक्टेड है। सो ये सारे स्टॉक्स जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरावट देखे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। डिफेंस में ऑलरेडी अच्छी अप ट्रेंड है, तो उसमें भी ऑलरेडी कॉन्फिडेंस तो है ही। थोड़ा बहुत करेक्शन हमने लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में देखा है, तो डिफेंस में भी खरीदारी कर सकते हैं। ये सारे ही जितने भी सेक्टर्स में मैंने बात की, उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ही बढ़िया है। सो आई थिंक दीज लेवल्स आर वेरी गुड। ठीक है, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो सौमिल जी ने आपको बताए हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। एक शेयर और लेकर आइए और वहां पर हम देखने की थोड़ी सस्टेन्ड बाइंग है। तेजी का चौका लगा है IGL के शेयर में और ये शेयर है 220 रुपए के ऊपर। सवाल ये है कि क्या अपनी तेजी को ये कायम रख पाएगा, क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि 200 रुपए के ऊपर आता है शेयर, फिर एक प्रॉफिट टेकिंग आती है, सेलिंग प्रेशर आता है और शेयर नीचे गिर जाता है। लेकिन कल हमने वॉल्यूम बड़े जबरदस्त देखे थे IGL के शेयर में। और एक खबर यह भी थी कि राजस्थान सरकार के साथ एक उन्होंने MOU किया है वहां पर एक सोलर प्लांट लगाने के लिए, तो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। अदरवाइज IGL के लिए क्या होता है कि ये दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी को लेकर थोड़ा सा ओवरहैंग रहता है। जब भी कोई ऐसी खबर आती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को टैक्सेस के लिए पुश करेंगे तो ये शेयर गिरता है। फिर ये CNG वाली कंपनी है। इस पर निमेश जी आप जरा व्यू दीजिए। IGL आपको लगता है कि तेजी को कायम रख पाएगा और फ्रेश लॉन्ग आप करने की सलाह देंगे इसमें? अच्छा ठीक है, निमेश जी हमारे साथ नहीं है, सौमिल जी से ही इस पर भी जवाब लेते हैं। सौमिल भाई, निश्चित तौर पर IGL आप भी ट्रैक कर रहे होंगे और अच्छी तेजी दिखा रहा है, इंटेंट बढ़िया है। चलता रहेगा शेयर, कहां तक जाएगा, क्या उम्मीदें हैं आपकी? IGL में लेट मी बी वेरी क्लियर कि यहाँ पर ना IGL में बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ।
द ओनली रीजन इज कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा एक ब्रॉड रेंज में चल रहा है। ब्रॉड रेंज की बात करूं 230 ऊपर का रेंज है और नीचे में 180 के आसपास का नीचे का रेंज है, और यही रेंज में बहुत समय से चल रहा है। ऊपर के रेंज में आता है तभी सेल ऑफ हो जाता है और नीचे के रेंज में बाइंग आ जाती है। ये पूरा जो रेंज है मुझे लगता है कि ऊपर टूटेगा, लेकिन आई वुड लाइक टू वेट। मैं वेट करूंगा जब ये टूटेगा, उसके बाद इसके अंदर बाइंग के बारे में सोचूंगा, लेकिन इस समय फ्रॉम माय साइड अवॉइड। गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस को अवॉइड करने की राय इस वक्त मिलती हुई दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स जो कि पिछले दिनों चर्चा का विषय बने थे, उसके बाद गेंस जो हैं एब्सोल्यूट गेंस दिखा रहे थे और वहां से वो गेंस फिजल आउट हुए और वापस से कम बैक करते हुए लिस्ट में गॉडफ्रे फिलिप्स। कंपनी के नतीजे जब आए, नंबर्स काफ़ी दमदार थे, आकर्षक थे। उसके ठीक बाद स्टॉक में हमने बढ़िया ज़बरदस्त मोमेंटम देखा। पिछले एक महीने की चाल अगर देखेंगे तो स्टॉक में रिटर्न्स पाएंगे और ये वही टाइम फ्रेम है जबकि रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स के बाद अपसर्ज देखने को मिली। एक महीने में 15% तक के रिटर्न स्टॉक ने देखे हैं और एक बार 6 महीने के चार्ट्स भी देखने चाहिए। 6 महीने में एब्सोल्यूट अपसर्ज इस स्टॉक में 100% इन अबाउ 100% से भी ज़्यादा रिटर्न्स कंपनी ने देखे हैं। 5,099 से स्टॉक ने आगे बढ़कर 10,300 तक का सफ़र तय किया है। सौमिल, एक टेक आपसे जानना चाहूँगी। स्टॉक में अच्छा खासा मूव एक्शन और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये आगे बढ़ सकता है 11,000 तक के लेवल्स तक। पिछले दिनों ये स्टॉक ने इन लेवल्स तक और इनके नज़दीक तक के लेवल्स देखे भी हैं, लेकिन एक डाउनसाइड मूव करेक्शन फेज भी 1-2 सेशंस का दिखा और अब वापस से स्टॉक में एक मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड है। टेक्निकली चार्ट्स क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि अब यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए। आई डोंट वांट टू प्रीएम्प्ट। यहाँ पर जो नीचे के लेवल्स है 9,500 के आसपास, ये बहुत क्रूशियल रहेगा। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे देते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन डेफिनेटली आ सकता है टिल 8,600। जो 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज मीडियम टर्म आउटलुक का एक हम देखते हैं, दैट इज 7,700 के आसपास। सो ये एक बहुत क्रूशियल लेवल रहेगा, लेकिन इस समय आई वुड अवॉइड दिस स्टॉक फॉर सम टाइम। अगर ये नए हाइज बनाता है तो फिर से ये ट्रेंड तो रिज्यूम कर ही रहा है। जिसने ओपन रखा है पोजीशन वो 9,500 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के ओपन रख सकते हैं पोजीशन। ऑन दिस इटसेल्फ करेक्शन पर क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए? करेक्शन पर अगर ये नीचे में लेट्स से 8,700 के आसपास आ जाता है तो डेफिनेटली वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और वहां पे एक बार रिविजिट करना चाहिए। अगर वहां तक आ जाता है तो एक बार रिविजिट करके कोई बेसिंग आउट पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट है तो वहां पे लेना चाहिए। चलिए, वेदांता के स्टॉक में भी एक अपसर्ज नजर आ रहा है। करीब 1.5 से 2% तक के मूव्स वेदांता में आप पाएंगे और वेदांता के साथ साथ हिंदुस्तान जिंक पर भी एक नज़र होनी चाहिए। 1-1.25% की तेजी वहां पर भी देखने को मिली, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है। हरीश, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक दोनों स्टॉक्स पर टेक्निकली आपकी राय क्या होगी? मानसी जी, अगर वेदांता की डिस्कस करते हैं तो देखिए वेदांता क्लियरली एक लंबे समय से कंसोलिडेशन में स्टॉक प्राइस और नीचे की ओर देखा है तो 420 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है और ऊपर के ओर रेजिस्टेंस में ऑलमोस्ट 460 के करीबन ही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई मेजर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है और स्ट्रेंथ भी थोड़ा बहुत कम नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन हो सकता है कि और कंटिन्यू करे जब तक क्लियरली एक ब्रेकआउट ना दे। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर किसी को तो बाइंग है तो होल्ड बने रहिए 420 के स्टॉक के साथ। मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओर 460 और 475 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ मेजर स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके लिए फ्रेश बाइंग तो अवॉइड करूंगा वेदांता में। लेकिन बाइंग है तो होल्ड कर रख सकते हैं, ऊपर के लेवल बिल्कुल मिल सकते हैं। जिस तरीके से मेटल्स में मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि इसमें भी थोड़ा मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है जो कि स्टॉक प्राइस को 465 470 लेवल से देखने मिल सकता है। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग का भी सोच सकते हैं वेदांता में।
और हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं, बिल्कुल हिंदुस्तान जिंक में देखिए नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ स्टोरी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट आज का ट्रेडिंग जो है ऑलमोस्ट 200 के डीएमए के आसपास ही ट्रेड होते नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 450 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो मुझे लगा कि और थोड़ा मोमेंटम बढ़ सकता है, जो कि 485 और 500 लेवल तक भी स्टॉक प्राइस को ऊपर की ओर खींच सकता है। तो मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान जिंक में अभी भी बाइंग करने का एक मौका रहेगा। अगर 450 के ऊपर निकलता है तो एक कंडीशनल बाय रहेगा, बिल्कुल 450 के ऊपर ही बाय करे। तो मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे 485 और 500 के लिए, और उस टाइम पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 435 का। टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ वेदांता के स्टॉक प्राइस, साथ ही हिंदुस्तान जिंक पर, लेकिन इसके अलावा भी कुछ तमाम प्लेयर्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन नज़र आ रहा है इस लिस्ट में। जेएम फाइनेंशियल है, आईटीआई लिमिटेड है। आईटीआई लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 6% के गेंस इस वक्त नज़र आ रहे हैं 318 के स्तर पर। स्टॉक मूवर है, काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाता है और आज के सत्र में भी ये एक्शन जो है वो आगे बढ़ता हुआ ऑलमोस्ट 5% के गेंस। ठीक आईटीआई लिमिटेड की ही तरह जेएम फाइनेंशियल के स्टॉक में भी 3.5% तक की मजबूती नज़र आ रही है। बिग शो के कैंडिडेट्स बने हैं ये स्टॉक्स, ऑलमोस्ट 5% तक के मूव्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इसी लिस्ट में कोरोमंडल इंटरनेशनल का स्टॉक भी शामिल है, 3.5% तक के गेंस यहाँ पर देखने को मिले हैं। हरीश, आईटीआई लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल, कोरोमंडल इंटरनेशनल वॉलेटाइल मार्केट में भी काफ़ी एक्शन के साथ कामकाज दिखा रहे हैं। ऑलमोस्ट 3-3.5% के गेंस जो कि आगे बढ़ करीब 6% तक भी जा रहे हैं। इन स्क्रिप्ट्स में से कोई स्क्रिप्ट आपके फोकस रेडार पर या फिर इन पर अगर आपका कोई टेक हो तो? जी बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स जिक्र किया, मुझे लगा है कि इसमें बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे रहा है और लास्ट कुछ दिनों से वॉल्यूम के साथ भी मुझे लग रहा है कि वहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। पहले अगर जेएम फाइनेंशियल की बात करते हैं, बिल्कुल एक हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है स्टॉक प्राइस में, और कल 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस स्टॉक प्राइस में मोमेंटम बिल्टअप हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगा है कि इसके चलते जो ओवरऑल सेटअप है तेजी का जो है एक्सटेंड होते हुए नजर आएगा, और मुझे लग रहा है कि ऊपर के वो 210 के आसपास तक भी एक्सटेंशन हो सकता है स्टॉक प्राइस में। तो बाइंग बने रहना चाहिए। अगर फ्रेश बाइंग के लिए भी बिल्कुल जिस तरीके से करेक्शन देखने मिल रहा है, वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड भी थोड़ा फेवरेबल है। और मुझे लग रहा है कि 177 के स्टॉक के साथ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग के लिए जेएम फाइनेंशियल की कर सकते हैं, और ऊपर मुझे लग रहा है कि 210 के लिए आसपास के लिए टारगेट के लिए जेएम फाइनेंशियल देख सकते हैं। और अगर दूसरा चीज है कि आईटीआई मुझे लग रहा है कि देखिए क्लियर ब्रेकआउट तो दे चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, तो उसके चलते मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा फिलहाल के लिए। बिल्कुल यहाँ पे मोमेंटम बन सकती है, अगर किसी के पास बाइंग है तो बने रह सकते हैं, लेकिन जो भी है स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, क्योंकि जिस तरीके से वॉलेटिलिटी स्टॉक में देखा गया पिछले कुछ टाइम पे, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 300 के करीबन एक सपोर्ट है, तो मुझे लग रहा है कि इसके स्टॉप लॉस बोल्ड बने रखे। हो सकता है कि स्टॉक प्राइस में 450 का लेवल भी 350 का लेवल भी देखने मिल सकता है, तो उतना वेट एंड वॉच करें। मुझे लग रहा है कि होल्ड बने रहिए, और फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड करूंगा इस स्टॉक में। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 300 का आईटीआई में बाइंग के। इन स्टॉक्स पर एक टेक बनता हुआ, स्टॉक्स में मूवमेंट है लेकिन लेवल बेस्ड कामकाज है, और हमारे एक्सपर्ट जो लगातार आपको लेवल्स बता रहे हैं, टारगेट स्टॉप लॉसेस जो जा रहे हैं, इस पर खास तौर से नजर रखिएगा। जेएम फाइनेंशियल हालांकि यहाँ से आगे 210 तक के लेवल्स भी देख सकता है। 189 के लेवल्स पर 3% के गेंस ऑलरेडी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हरीश जी, येस बैंक पर ना आपसे एक टेक जानना चाहूँगी। देखिए पिछले एक महीने में स्टॉक ने अपसर्ज देखी ऑलमोस्ट 5% की, लेकिन पिछले 3 महीने में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 16 से 20% तक के डाउन ट्रेंड्स भी देखे हैं। येस बैंक के स्टॉक प्राइस की अगर बात करें, फोकस में रहता है ये स्टॉक, और न्यूज़ फ्लोज, सपोर्टिंग न्यूज़ फ्लोज भी अगर आ जाएं, स्टॉक में एक गेन देखने को मिलता है, एक स्पाइक, और उसके बाद वो गेन्स जो है फ्रिजल आउट हो जाते हैं। ताज़ा खबर है सीसीआई ने अप्रूव किया एसएमबीसी का प्रपोजल टू अक्वायर 25% स्टेक इन येस बैंक। अब इस न्यूज़ से एक इम्पैक्ट आया ज़रूर है, लेकिन बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं ये इम्पैक्ट्स। येस बैंक पर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए क्या राय रहेगी, और यहाँ से लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या हैं आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि मार्केट में अगर देखा जाए तो येस बैंक स्पेशली देखा है तो
ऊपर केवल एक जब भी एक न्यूज आता है वहां पे स्पर्ट देखने मिलता है, लेकिन वो जल्दी ही फिजिल होता हुआ नजर आता है। अगले 2-3 दिन में मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइस फिर से एक बार वही प्राइस पे आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए स्टॉक में। कल मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वॉलेटिलिटी इसमें स्टॉक में देखने मिलती है, जब भी मौका मिलता है तो बाय किया वो पोजीशन मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर एग्जिट करना बेटर रहेगा, क्योंकि पोजिशनल में रखने में मुझे लग रहा है कि स्टॉक में ज्यादा होल्ड रखना थोड़ा मुश्किल है स्टॉक में। तो जैसे स्टॉक में स्पॉट मिलता है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कोशिश करना चाहिए। फिलहाल के लेवल्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जो है 1950 के अराउंड एक इमीडिएट सपोर्ट है, और ऊपर की ओर रेजिस्टेंस देखा है तो 2070 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि एक दायरे में है स्टॉक प्राइस, हो सकता है कि थोड़ा बाउंस मिल सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लैकिंग है स्टॉक में। तो इसके लिए फिलहाल मैं बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल अवॉइड करूंगा इस स्टॉक में। तो किसी और बाइंग है तो थोड़ा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें 1920 के स्टॉप के साथ। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 21 के आसपास भी मिल जाता है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एग्जिट करना चाहिए इस स्टॉक से। बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पर अगर पोजीशंस भी हैं तो 21 तक के लेवल्स अगर दिख जाएं तो एग्जिट यानी कि निकलने की ही चेष्टा करें। एग्जिट अपॉर्चुनिटी इनफैक्ट यहाँ पर ढूंढनी चाहिए। हरीश, फार्मा स्पेस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, CDMO, क्रैम्स, कई सारे सब सेगमेंट्स हैं अब फार्मा के। फार्मा सेक्टर में अच्छा एक्शन हम देखते हैं, डिफेंसिव के तौर पर वॉलेटाइल मार्केट्स में मार्केट को संभालने का काम भी करता है। पिछले 2-3 सेशन से हम देख रहे थे फार्मा में मजबूती गायब थी हरीश, और इसके पीछे की वजह खैर अब फंडामेंटल्स पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें आज के सत्र में वापस से हम देख रहे हैं फार्मा सेक्टर ने तेज़ी की चाल पकड़ी ज़रूर है। इन पर्टिकुलर ग्लेनमार्क, जाइडस, एल्केम, सिप्ला, ग्लैंड लार्जर प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त परफॉर्म कर पा रही हैं। लेकिन फार्मा सेक्टर में ये जो कह सकते कंफ्यूजिंग मूव्स हैं, पिछले 2-3 दिनों में हमने बिकवाली देखी थी, आज वापस से हम कमबैक देख रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं है। राय क्या रहेगी फार्मा सेक्टर के लिए? बिल्कुल मानसी, जैसे आपने बताया कि देखिए एक मिक्स्ड ट्रेंड देखने मिल रहा है फार्मा में। कल जो जिस तरीके से यूएस टैरिफ के न्यूज के चलते कभी कभार सडनली एक सेल ऑफ देखने मिलता है, लेकिन बाद में अभी तक कोई क्लियर इंडिकेशंस नहीं है वहां पे फार्मा में, तो उसके चलते हमने वापस रिकवरी भी देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल एक मिक्स सिनेरियो देखने मिल रहा है फार्मा में। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके चलते उससे भी मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल सेगमेंट में मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कंसिस्टेंटली एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि उसमें से अगर देखा है तो अपोलो हॉस्पिटल्स बिल्कुल जिस तरीके से एक छोटा सा करेक्शन देखने मिल रहा है, वापस एक सपोर्ट के आसपास आ चुका है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मौका बन सकता है अपोलो हॉस्पिटल्स में बाइंग करने के लिए। देखिए जिस तरीके से एक ब्रेकआउट दिया था पिछले महीने में, तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि उसी के आसपास 7600 के आसपास एक सपोर्ट जोन था, वही उसी के आसपास से रिकवरी देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से एक बार ट्रेंड अपसाइड के ओर नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ऊपर का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 7980 लेवल, तो ये फिर से लेवल्स टेस्ट कर सकता है स्टॉक पर। अगर उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा तेजी भी देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। मुझे लग रहा है कि 7600 के स्टॉक के साथ बाइंग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। ऊपर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स 7900 और 8000 के लेवल्स पे देखने मिल सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छा बाय रिकमेंडेशन रहेगा करंट लेवल्स पे। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल 7700 के भाव हैं आपके स्क्रीन पर। ये निफ्टी बैंक सपाट चल नहीं रहा है, चक्का जाम है। निफ्टी बैंक भी हम देख रहे हैं कि 20 अंकों की गिरावट 24,550 के आसपास, अपने 24,500 के सपोर्ट की तरफ निफ्टी बैंक आपको जाता हुआ दिखेगा। लेकिन आज के बाजार में जहां पर तेजी हो रही है ना, एक बार उसको हम हाईलाइट कर देते हैं क्या क्या मजबूत है। मेटल शेयर में बाइंग है। आप देखिए हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील के शेयर आपको ऊपर दिखाई देंगे। वेदांता ऊपर है, नाल्को ऊपर है, सेल ऊपर है। तो ये मेटल में चौतरफा आज हम बाइंग देख रहे हैं, और इस बाइंग के पीछे की वजह यह है कि हाल फिलहाल जो प्रोडक्शन के जो फिगर्स आए हैं मेटल कंपनीज की तरफ से वो अच्छे आए हैं। मॉयल आज का टॉप गेनर है। कल हमने देखा था कि NMDC चल रहा था। और दूसरी अच्छी चीज ये है कि चाइना जो कि मेटल का सबसे बड़ा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर भी है सर्टेन मेटल्स में, वहां पर जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं चीन में वो बेहतर आ रहे हैं। तो थोड़ा ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो रहा है, और भारत और जो चीन के रिलेशंस हैं वो भी थोड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। इसके चलते भी हम देख रहे हैं कि मेटल को सपोर्ट मिल रहा है। म्यूचुअल फंड का कारोबार करने वाली जो कंपनीज होती हैं, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, आप देखिए HDFC AMC आपको ऊपर दिखेगा, UTI AMC का शेयर चल रहा है, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC वहां पर आपको तेजी दिखेगी, निपॉन इंडिया लाइफ उसमें भी आपको तेजी के साथ कारोबार होता दिखाई देगा। तो ये एक खेमा एक्टिव है।
तीसरा खेमा जो आज थोड़ा एक्टिव है वो है एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर का। आरसीएफ आपको ऊपर दिखाई देगा। कोरोमंडल के शेयर में आज के सत्र में तेजी है। तो ये गिने चुने क्षेत्र है जहां पर थोड़ी बहुत बाइंग है। अदरवाइज माहौल थोड़ा सा देखने की नकारात्मक ही है। निफ्टी बैंक भारी लगातार पिटाई के बाद थोड़ा थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे कि आज 12 में से 10 शेयर मजबूत है, लेकिन 10 शेयर के मजबूत होने पर भी अगर निफ्टी बैंक अगर सिर्फ 40 अंक के ऊपर हो तो आप उससे समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा लैकलशर माहौल देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक के अंदर। लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल में क्या यह माहौल ऐसा ही रहेगा या फिर कहीं निवेश के मौके बन रहे हैं? एक प्रश्न यह भी है कि टैरिफ के चलते इन सेक्टर्स पर कितना हिट आएगा, कितना एक्सपोजर है। ये तमाम रिसर्च की है जेफरीज ने और जेफरीज की फाइंडिंग्स को हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा लेकर जुड़ रही हैं। सृष्टि बताइए क्या आया है रिपोर्ट में जेफरीज के बैंकिंग और फाइनेंशियल्स को लेकर और उन्होंने टॉप पिक क्या बताया अपनी? जी हाँ, टैरिफ किस तरीके से तमाम सेक्टर्स को इम्पैक्ट करेगा भारत में, इस पे तो हमने एनालिसिस की। पर जो सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें वेटेज के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वो है बैंकिंग स्पेस। और इसी पे जेफरीज ने एनालाइज किया है कि किस तरीके से टैरिफ का इम्पैक्ट जो है उन तमाम सेक्टर्स और बैंकिंग के क्रेडिट ग्रोथ पे आते हुए दिखेगा। तो जेफरीज का मानना है कि फिलहाल जो भी इम्पैक्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं इंडियन फाइनेंशियल्स। बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। पर जी हाँ, टोटल एक्सपोजर की तरफ से देखें, जितने भी टैरिफ रिलेटेड सेक्टर्स हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, तो इनका एक्सपोजर पूरे बैंकिंग क्रेडिट सिस्टम में लगभग 4 से 6% तक है। अब जेफरीज ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी पॉलिसीज आएंगी जिसको लेकर जो है थोड़ी राहत आने वाले दिनों में मिल सकती है, बट वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर साथ ही साथ एनबीएफसीज यहाँ पे थोड़े से बेटर प्लेस्ड हैं, हालांकि उनका रिस्क प्रोफाइल और एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा रहता है। बट उसके बजाय अगर हम देखें कि किस तरीके से लिक्विडिटी और साथ ही रेट ईजिंग साइकिल में हम हैं, तो वहाँ पे एनबीएफसीज को थोड़ा ज़्यादा फायदा हो सकता है। बट जेफरीज ने इसी के साथ अपनी तमाम टॉप पिक्स भी इस पूरे स्पेस में सामने रखी हैं, जहाँ पर खास तौर से फाइनेंशियल स्पेस में और बैंकिंग स्पेस में उनको पसंद आ रहे हैं एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक। ये हैं जेफरीज के टॉप पिक्स। साथ ही साथ एनबीएफसी स्पेस में चोला श्रीराम फाइनेंस पसंद आ रहे हैं और गोल्ड फाइनेंसर्स वो मानते हैं कि ये पूरे टैरिफ अनसर्टेनिटी के रेजीम में कहीं ना कहीं गोल्ड फाइनेंसर्स थोड़े से बेहतर प्लेस्ड हैं और उसमें उनकी पसंदीदा पिक है मुथूट फाइनेंस। और साथ ही साथ जेफरीज को कुछ और काउंटर्स लाइफ इंश्योरेंस, बजाज फिनसर्व और साथ ही फिनटेक भी पसंद आ रहे हैं। तो जी हाँ, जो टैरिफ का इम्पैक्ट हो तो सकता है बट फिलहाल के लिए इम्पैक्ट मैनेजेबल है। पर साथ ही जेफरीज ने अपनी एक लंबी लिस्ट निकाली है जो कि फिलहाल उनको काउंटर्स पसंद है पूरे फाइनेंशियल स्पेस में। सृष्टि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। सो जेफरीज इन पर्टिकुलर कौन से स्क्रिप्ट्स एनबीएफसीज एंड बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में और कहाँ पर कन्विक्शन और भरोसा दिखा रहे हैं, ये इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पर विस्तार से हमारे एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का। और ऑप्शन के चैंपियन में हमारे एक्सपर्ट को हम जोड़ेंगे और ऑप्शन की एक दमदार रणनीति भी आपको बताएंगे। और हमारे साथ आज ऑप्शंस के चैंपियन में इस वक्त एक्सपर्ट जो जुड़े हैं अपने ट्रेड के साथ वो है नीलेश जैन, सेंट्रम ब्रोकिंग से। नीलेश, गुड मॉर्निंग। बताएं आज कौन सी ऑप्शन की रणनीति लेकर आए हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग यू मानसी जी। देखिए, मेटल स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मेटल स्पेस शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ से और भी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर करता हुआ नजर आ सकता है। तो जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है। हिंडाल्को ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें पसंद आ रहा है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से 755 से 760 तक का मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं एज फार एज सितंबर सीरीज इज कंसर्न। तो यहाँ पर 740 का कॉल ऑप्शन, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी। जो फिलहाल 16.517 के नीचे इनफैक्ट ट्रेड हो रहा है। तो करंट लेवल पर रिस्क एंड रिवॉर्ड भी यहाँ पर फेवरेबल है। 14.5 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 21 एंड 24 के टारगेट के लिए यहाँ पर हिंडाल्को का 740 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी, जहाँ पर रिस्क अप्रोक्सीमेट पर लॉट 4200 का होगा एंड रिवॉर्ड यहाँ पर 9100 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हिंडाल्को में कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करके चल सकते हैं। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की ये रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। हिंडाल्को 740 की कॉल खरीदने की राय, 17 से 18 के लेवल्स पर बाइंग
कर सकते हैं आप। लक्ष्य 21 का पहला, दूसरा 24 का मानकर चले। स्टॉप लॉस 14 रुपये एंड 50 पैसे का मेंटेन कीजिएगा। एक ऑल वर्कआउट होने पर अधिकतम मुनाफा जो है 9100 का होने की संभावना है, और अगर रिवर्स जाती है तो फिर अधिकतम नुकसान 4200 का हो सकता है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वही मुनाफा होने पर करीब 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। लेकिन सृष्टि जहां जेफरीज की बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर रिपोर्ट की बात कर रही थी, उसको एक बार पुल अप करते हैं और हरीश जी से डिस्कस करते हैं। बैंक्स फाइनेंशियल्स पर जेफरीज का टेक तो हरीश जी हम सुन ही रहे थे, लेकिन इन पर्टिकुलर टॉपिक्स की अगर बात करें, कन्वेक्शन नजर आता है इन स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई एंड कोटक बैंक। और एनबीएफसीज की अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस जैसे काउंटर्स हैं जो कि फोकस रेडार पर हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं जो कि एनबीएफसी जेफरीज के फोकस रेडार पर नजर आ रही हैं। अब ये बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स के पॉकेट अगर आप देखें, इन पर्टिकुलर हम देखते हैं काफ़ी उठापटक वहाँ नजर आती है। कुछ चुनिंदा सेशंस में अच्छा एक्शन, कुछ सेशंस में कमज़ोर एक्शन। कैसे देख रहे हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स प्लस एनबीएफसी ये पूरे स्पेस को आप? मानसी जी, बिल्कुल हमने देखिए अगर फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, हमने अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा था फाइनेंशियल स्पेस में। जो एबी कैपिटल हो, एमएफएसएल हो, लास्ट 3-4 महीनों से हमें देखने मिल रहा था कि लगातार रैली देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा था फाइनेंशियल्स में। लेकिन उसी टाइम से देखते हैं तो बैंकिंग में अभी भी इतना ज्यादा तेजी देखने नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से एक बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी एक बैंक निफ्टी में थोड़ा मौका बन सकता है, और मुझे लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में भी एक मौका बन सकता है। जिस तरह से एचडीएफसी हो, एसबीआई हो, मुझे लग रहा है कि एसबीआई के स्पेशली बात करते हैं, देखा जाए तो एसबीआई में 200 डे मूविंग के आसपास आके कंटिन्यूसली रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि एसबीआई एक अच्छा बेट रहेगा बैंकिंग स्टॉक्स में देखा जाए तो। मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओर इमीडिएट बेस में शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो 850, 830, 850 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है। तो मुझे लग रहा है कि, लेकिन अगर ओवरऑल नजरिया देखते हैं तो लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे एक हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है एसबीआई में। तो मुझे लग रहा है कि जो भी डिप्स मिलता है, मुझे लग रहा है कि एसबीआई अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और आगे जाके मुझे लग रहा है कि 850 अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा रैली भी देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से एसबीआई में बाय करने की इन्वेस्ट करने की राय रहेगी, जो कि मुझे लग रहा है कि 850 और ऊपर के लेवल भी देखने मिल सकता है शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म पीरियड में। और दूसरा अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से फाइनेंशियल में थोड़ा करेक्शन देखने मिल रहा था, उसी में देखा तो एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है जहाँ पे हमने जो कंसोलिडेशन में देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी जियो फाइनेंशियल में क्लियरली एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट है। तो मुझे लग रहा है कि इसको भी डिप में बाइंग करने की, अक्यूमुलेट करने की राय रहेगी जियो फाइनेंशियल में। मुझे लग रहा है कि जो भी डिप्स मिलता है मुझे लग रहा है कि अक्यूमुलेट करना चाहिए। वहाँ पे अभी तो मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल है जो कि 350 तक का पोटेंशियल देखने मिल रहा है जियो फाइनेंशियल स्टॉक्स में। तो मुझे लग रहा है कि ये दो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा, एसबीआई और जियो फाइनेंशियल सेगमेंट। तो चलिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, एसबीआई जैसे स्टॉक्स हैं जो कि फोकस रेडार पर हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात करें, 330 तक के लेवल्स हम देख चुके हैं और 400 तक के लेवल्स की बातचीत होती रही ज़रूर है। लेकिन चलिए आज के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर की अब बात करते हैं। दिल्ली में आज से जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है, जिस पर बाजार की खास नज़र है। इस बैठक में क्या क्या फैसले होंगे, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन जिसकी अनाउंसमेंट हुई थी, उस अनाउंसमेंट में आगे और बात कितनी बढ़ेगी, उम्मीदें क्या हैं, सारी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताएं ताज़ा डिटेल्स हमें जीएसटी काउंसिल की बैठक से क्या कुछ मिल रही हैं। देखिए, अब से कुछ देर बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू होगी। 2 दिनों की ये बैठक है जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। लेकिन उसके पहले तमिलनाडु हाउस में अपोजिशन रूल जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, जो स्टेट्स हैं, उनकी बैठक हो रही है। दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक से ठीक पहले वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने मसले जो है वो काउंसिल में उठाएंगे। उनका जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि
जो बड़े पैमाने पर दरों में कटौती होगी और उसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगा उसको किस तरीके से कॉम्पनसेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या कोई मैकेनिज्म होगा। लिहाजा जीएसटी काउंसिल की तरफ से एक फ्रेमवर्क चाहते हैं ताकि जो भी पोटेंशियल लॉसेस होने जा रहा है उसको कॉम्पनसेट किया जाए। जहां तक जीएसटी काउंसिल की बैठक का सवाल है, अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी और जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रस्ताव है 2 रेट स्ट्रक्चर जीएसटी का, उसको जीओएम ऑन रेट रैशनलाइजेशन ने मंजूर कर लिया है, जिसमें 12% और 28% का जो टैक्स स्लैब है उसको हटाने की भी बात की गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट बैठक है। इसके अलावा सिफारिशों पर अगर आप नज़र डालें तो 99% के आसपास जो आइटम है जो कि 12% में है वो 5% में आ जाएगा। ज़रूरी सामान, खान पान की चीज़ें या जो भी ऐसी कमोडिटी जो कि एसेंशियल कैटेगरी में है वो सारे 5% में आएंगे या नील कैटेगरी में होंगे। इस तरह के प्रस्ताव हैं। एक 40% का सेपरेट स्लैब होगा जिसमें खासकर सिन गुड्स और हाई एंड लग्जरी आइटम्स होंगे। उसी तरीके से कई ऐसे आइटम्स जो कि इस वक्त 28% स्लैब में है, जिसमें सीमेंट शामिल है, कुछ और प्रोडक्ट्स हैं वो 18% के स्लैब में आएंगे। तो मोटे तौर पे एक तरीके से कंप्लीट ओवरहॉल है जीएसटी का 8 साल के बाद, जिसमें हम दरों के मामले में बड़ी कटौती देख सकते हैं और इससे आम कंज्यूमर को बड़ी राहत मिल सकती है। जी निश्चित तौर पर प्रकाश, देखिए पीएम मोदी ने तो यही कहा था कि इस दिवाली को हम डबल दिवाली करेंगे और अब ये बैठक शुरू हो गई है, बड़ी राहत कंज्यूमर्स को मिलेगी। बाजार में कितना रिफ्लेक्ट होगा ये एक अलग मसला है कि बाजार इसको कैसे लेता है, क्योंकि बाजार के लिए देखिए चैलेंजेस भी कई सारे अलग अलग हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया प्रकाश। आगे भी कुछ और अपडेट आपके पास होंगे तो वो भी आप लेकर हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। लेकिन बाजार जो ठिठक सा गया है, जो चल नहीं रहा है, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि निफ्टी देखिए सपाट है, निफ्टी बैंक में कल के हाई से अभी काफ़ी नीचे है, 70 अंकों की हल्की तेज़ी है, 0.25 भी नहीं बनता है। तो चक्का जाम क्यों है? उसके 4-5 मोटे मोटे रीजंस हैं, आप उसको एक बार एक साथ समझ लीजिए। देखिए रुपया कमज़ोर है, और रुपया कमज़ोर क्यों है? क्योंकि एक्सपोर्ट को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हैं कि एक्सपोर्ट अगर घटेगा तो फिर डॉलर कम आएंगे, डॉलर कम आते हैं, फॉरेक्स पर असर पड़ता है, आपका कैड भी बढ़ता है, इसके चलते रुपया वीक हो रहा है। क्रूड में हम देख रहे हैं कि उबाल है, $69 के ऊपर भाव निकल गए हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम को लेकर कोई संकेत आ नहीं रहे हैं, बल्कि और इंटेंसिफाई हो रहे हैं। एफआईज की लगातार बिकवाली है, मतलब खरीदारी जो इक्का दुक्का आए भी ना वो बिल्कुल सस्टेन नहीं की, और हम देख रहे हैं कि जो लॉन्ग होल्डिंग है वो फिर से गिर के 8% के आसपास है। टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं कायम है और ट्रंप के ट्वीट भी कायम है। ट्रंप ने कह दिया है कि नहीं, 50% टैरिफ को घटाने के मूड में फिलहाल वो है नहीं। और दूसरी लास्ट में आप देखेंगे अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है वो फिर से स्पाइक अप हो रही है। तो बॉन्ड अगर ऊपर जा रहे हैं तो इक्विटी इसका मतलब कि पैसे निकल रहे हैं। वो अमेरिका में हमने सिचुएशन देखी है, तो ये ग्लोबली थोड़ा बाजारों को परेशान करता है और एफआईज को भी थोड़ा सा उनके हाथ रोकता है पैसे कहीं डालने को लेकर। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन चलिए अब इस शो को तो फिलहाल यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। हमारी कवरेज जारी है। वैसे 10 का बाजार की हम शुरुआत करने वाले हैं कमोडिटी के साथ। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हरीश जी आज समय देने के लिए। और चलिए अब अगले आधे घंटे की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ।